हेलो बच्चों, मैं कमल शर्मा एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका उपहार बैच में। अगला उपहार है आपके लिए पृष्ठीय रसायन नाम का भौतिक रसायन का अध्याय। इसमें हम लोग समझेंगे वो रासायनिक प्रक्रियाएं, अभिक्रिया भी हो सकती है, कोई भौतिक प्रक्रिया भी हो सकती है, वह रासायनिक प्रक्रियाएं जो किसी चीज के पृष्ठ के ऊपर होती है। सीधी सी बात है, पृष्ठ के यदि ऊपर होती है तो यहां पे हमारे पास ठोसों के पृष्ठ के ऊपर ज्यादा पढ़ा जाएगा कि जल के पास सिर्फ ऊपरी पृष्ठ होता है और गैसेस के पास पृष्ठ नहीं होता है। तो पृष्ठीय रसायन ठोसों के, मुख्यतः ठोसों के पृष्ठ पे होने वाली प्रक्रियाओं का वर्णन है। बाकी अध्याय की तरह इसे भी हम लोग बहुत अच्छे तरह से, बहुत ही मजेदार तरह से एक ही बार में निपटा के खत्म करेंगे। एक अध्याय, एक दिन, एक बार में समाप्त। तो आगे बढ़ते हैं और समझते हैं इस अध्याय में हम क्या क्या बातों को पढ़ेंगे। यह अध्याय मुख्यतः 3 भाग में बटा हुआ है। पहला भाग होता है अधिशोषण का, दूसरा भाग होता है उत्प्रेरण का और तीसरा भाग होता है कोलाइडी विलयन का। यहां पे यदि मैं बात करूं तो 30% जो पाठ्यक्रम कम हुआ है उसमें उत्प्रेरण वाला पार्ट मुख्यतः हटा दिया गया है और थोड़ा बहुत कोलाइडी विलयन से भी चीजें हटाई गई हैं, बट थोड़ी बहुत चीजें बची भी हैं जो हमें पढ़नी समझनी है। और बच्चों, इस बैच में जो भी हमारे पास लेक्चर है, जो भी व्याख्यान नोट्स हैं या जो भी अभ्यास पुस्तिका है, वो आपको फिजिक्स वाला के ऐप पे उपहार बैच में मिल जाएगी, जिसको आप जाके देख सकते हैं। तो समझते हैं यहां पे अध्याय का पहला भाग जो होता है अधिशोषण। अधिशोषण है क्या? अधिशोषण का मतलब क्या है? तो यदि मैं बात करूं अधिशोषण की, यह अध्याय थोड़ा थियोरेटिकली, थोड़ा प्रयोग से थोड़ा अलग है कि आणविक सतह बलों के कारण सतह पर सांद्रता की वृद्धि को अधिशोषण कहा जाता है। यह तो ही परिभाषा। आखिर इसका मतलब क्या है? जैसे तुमने आसपास अपने कोई दीवार देखी होगी, कोई दीवार को साफ कर दो, कुछ दिनों बाद उस पर हाथ लगा के देखोगे तो थोड़े थोड़े धूल के कण दिखाई देंगे। इससे अच्छा देखना है, एक मेज ले लो शीशे की, उसको साफ कर दो, कुछ देर के बाद तुम्हें उस पर छोटे छोटे कण दिखाई दे जाएंगे चिपकते हुए। कोई भी चीज, यदि हम जैसे कोई हमारी गाड़ी है, कार है, बाइक है, इसको साफ करते हैं, इस पे भी धूल के कण आते हैं। तो किसी भी सतह पे, किसी भी पृष्ठ पे, किसी भी सरफेस पे यदि कोई दूसरे प्रकार का कण, उस सतह से हटके किसी दूसरे प्रकार का कण अपने आंतरिक बलों के कारण, सतह और कणों के बीच के बलों के कारण उस सतह पे अपनी सांद्रता को बढ़ा देता है, उस सतह पे जाके चिपक जाता है, तो इसी प्रक्रिया को हम बोलते हैं अधिशोषण। शोषण का मतलब है चिपकना। अब ये 2 प्रकार से होगा। तो अधिशोषण का मतलब है सतह पे चिपकना। अधिशोष्य और अधिशोषक, ये 2 चीज आती है। जैसे जब हम विलयन पढ़ते हैं तो हम समझते हैं कि जिसको घोला गया वो विलय, जिसमें घोला गया वो विलायक। वैसे यहां पे आता है अधिशोष्य और अधिशोषक। शोष्य का मतलब ये विलय वाला है, ये तुम्हारा विलय वाला है, और अधिशोषक यानी विलायक। शोषक का मतलब है सोखने वाला, शोषण करने वाला, और शोष्य का मतलब जिसका शोषण हो रहा है, यानी कि वो कण जो सतह पे जाके चिपक रहे हैं, सतह पे जाके अपनी सांद्रता को बढ़ा रहे हैं, उनको कहेंगे अधिशोष्य। और जो कण सतह दे रहे हैं उनको कहा जाएगा अधिशोषक। जिस सतह पे अधिशोषण हो रहा है वो हो गए अधिशोषक, वे ठोस पदार्थ जिनकी सतह पे अधिशोषण हो रहा है, और वह ठोस पदार्थ या वह कण, मुख्यतः गैसीय कण होंगे, जो ठोस या द्रव की सतह पे अधिशोषित हो रहे हैं, उनको कहा जाएगा अधिशोष्य। अगली प्रक्रिया होती है जिसको बोलते हैं अवशोषण। शोषण का अगला तरीका है अवशोषण। अवशोषण का मतलब यदि कोई चीज सतह की जगह उसके अंदर, पृष्ठ के अंदर जाके अपनी सांद्रता को बढ़ा रही है, तो हम कहेंगे अवशोषण हुआ। जैसे एक फोम ले लो, एक फोम ले लो, उसको पानी में डाल दो। अब पानी क्या सिर्फ सतह पर रह जाएगा? पानी सतह के अंदर भी तो जाएगा। चौक देखिए सबने, चौक जिसको खाते हैं, एक दूसरे को मारने में इस्तेमाल करते हैं, उस चौक को तुम इंक के पानी में डाल दो तो तुम देखोगे चौक की बाहरी सतह, मान लो मैंने नीले कलर की इंक में डाल दी तो चौक की बाहरी सतह नीली हो जाएगी, लेकिन यदि मैं उस चौक को तोड़ूं तो मुझे अंदर सिर्फ और सिर्फ नमी दिखाई देगी। यानी जो इंक की कण है वो तो उसकी सतह पर रह गए, उनका तो अधिशोषण हुआ, लेकिन जो पानी की कण है वो सतह के अंदर चले गए तो उनका हुआ अवशोषण। तो अवशोषण और अधिशोषण में यही अंतर है। यदि सांद्रता सतह पे बढ़ेगी तो अधिशोषण, यदि सांद्रता सतह के अंदर बढ़ेगी तो उसे कहा जाएगा अवशोषण। जब एक पदार्थ ठोस या द्रव के निकाय में पूर्णतया एक समान रूप से यानी समांगी रूप से वितरित हो तो इस घटना को क्या कहेंगे? अवशोषण।
और इसी का अगला है शोषण। शोषण का मतलब दोनों को मिला दो, यानी सतह पे भी चिपकेगा और सतह के अंदर भी जाके चिपकेगा। सतह पे भी और सतह के अंदर भी यदि चिपकेगा तब हम उसे बोलेंगे शोषण, जहां पे अधिशोषण और अवशोषण दोनों हो जाएगा। अधिशोषण और अवशोषण दोनों हो जाएगा। तो ये तो हुआ इस अध्याय का परिचय। कुछ उदाहरण भी है, जैसे सक्रिय चारकोल, प्लैटिनम, ठीक, पैलेडियम, निकेल, सिलिका जेल, जिलेटिन, एल्यूमिना, स्टार्च, ये हमारे कुछ मुख्य अधिशोषक होते हैं जो अलग अलग चीजों को अधिशोष कर सकते हैं। जैसे तुमने वो ऐड देखा होगा ना, चारकोल फेस मास्क वाला, उसमें क्या होता है, चारकोल होता है सक्रिय चारकोल, और वो धूल के कणों को हमारे चेहरे से खींच के उनका अधिशोषण कर लेता है और उनको अलग कर देता है। तो यही तो है काम अधिशोषक का, चीजों को सोख लेना, चीजों का शोषण कर लेना। आगे समझते हैं अधिशोषण के बारे में और ज्यादा रासायनिक बातें। तो अधिशोषण यहां पे देखो, यदि सतह के ऊपर है तो अधिशोषण, सतह के अंदर है तो अवशोषण, सतह के ऊपर और अंदर दोनों तरफ है तो शोषण। तो यहां पे कुछ अंतर देखेंगे। पहला अंतर यह है कि अधिशोषण में पदार्थ की सतह पे होता है और अवशोषण में पूरी तरह से होता है। बात तो हम बार बार समझ रहे हैं। ये पहले जल्दी होगा और बाद में धीरे हो जाएगा। पहले जल्दी होगा और बाद में कैसा हो जाएगा, धीरे हो जाएगा। क्यों हो जाएगा धीरे? ये एक समान दर से होगा। क्यों होगा एक समान दर से? तो हुआ क्या, जैसे पृष्ठ है मेरे पास, इस पे कण आके चिपक रहे हैं, चिपकते गए मेरे हाथ पे, मान लो मैंने अभी होली गई है तो हमने होली का रंग खेला, अब इस पे कण चिपक रहे हैं, अब मेरे हाथ का पृष्ठ ऑलमोस्ट पूरी तरह से ढक गया, खत्म होने वाला, पृष्ठ में जगह ही नहीं बची। तो अब कण आने की बाद चिपकने की गति कम होगी या नहीं होगी? क्योंकि पहले तो कणों को खुली जमीन मिली, खुला मैदान मिला, वो फैल रहे, खुशी से भाग रहे इधर उधर। लेकिन जैसे जैसे कण चिपकते गए उनके बाद आने वाले कणों को कम पृष्ठ मिलेगा, कम पृष्ठ मिलेगा तो उनका अधिशोषण की दर क्या होगी, कम हो जाएगी। तो शुरुआत में तेज लेकिन बाद में धीमा हो जाएगा। लेकिन अवशोषण की बात करो तो उन्हें अंदर तक जाना है, अंदर उनके पास जगह ही जगह है, तो वो शुरुआत से ही एक समान रूप से अंदर तक जाते हैं। अगली तो बात वही है, ये बाहरी सतह की घटना है कि बाहरी सतह पे होगा, ये आंतरिक सतह की घटना अंदर की तरफ होगा। अधिशोषण जल्दी से हो जाता है, अवशोषण को समय लगता है। इसका भी उदाहरण देख लो, तुमने मान लो दीवार पे पेंट लगा दिया, तो दीवार पे पेंट तो बहुत जल्दी दीवार के ऊपर चिपक गया। अब उसी दीवार पे पानी छिड़क दो, एक खाली दीवार पे पानी छिड़क दो, तो पानी को बहुत अंदर तक जाने में काफी ज्यादा समय लगेगा। सीलन जिसे हम कहते हैं उसको आने में समय लगेगा। ऐसा नहीं कि तुमने पानी डाला दीवार पे तुरंत दीवार के दूसरी तरफ सीलन दिख जाएगी, तुम्हें थोड़ा समय लगेगा उस कर्व को या उस पानी को दीवार के अंदर तक फैलने में। तो अधिशोषण होना बहुत जल्दी वाली प्रक्रिया है, जल्दी जल्दी हो जाएगा। लेकिन अवशोषण धीरे धीरे होगा। अवशोषण कैसे होगा? धीरे धीरे। और बातों को समझेंगे, इसके क्या समझेंगे कि अधिशोषण की क्रियाविधि क्या, अधिशोषण कैसे होता है। देखो, ये मेरे पास एक पृष्ठ है, अब इस पृष्ठ के अंदर एक कण है, इस कण पे लगने वाले सारे बल हर दिशा से लगेंगे, क्योंकि इस कण को हर दिशा में कोई ना कोई दूसरा कण मिल जाएगा जिसके साथ ही अंतर क्रियाएं दिखाएगा, आंतरिक बल दिखाएगा। लेकिन यदि कण मेरे पृष्ठ पे होता, वही कण यदि पृष्ठ पे होता, तो अंदर की तरफ तो वो अपने दूसरे कणों को आकर्षित कर लेगा, लेकिन बाहर की तरफ आकर्षित नहीं करता, इधर कोई कण ही नहीं मिला। तो हम ये कहते हैं कि जो भी कण किसी द्रव या ठोस की सतह पे होते हैं उनके पास कुछ बल बच जाते हैं, जिसको हम मुक्त संयोजकता कहते हैं। क्या कहते हैं? मुक्त संयोजकता। यानी कि पृष्ठ पे रहने वाला जो भी कण है उसके पास कुछ संयोजकता अभी आजाद है, उसको अभी पूरी तरह से स्थायित्व नहीं मिला है, क्योंकि एक बार संयोजकता पूरी होगी तो स्थायी हो जाएगा। यानी ये वाला कण अस्थायी भी होता है। इसीलिए तुमने भौतिक विज्ञान में सुना होगा पृष्ठ तनाव, कि पृष्ठ किसी भी द्रव या ठोस का अस्थायी होता है तो उस पृष्ठ में एक तनाव उत्पन्न हो जाता है। वो कोशिश करता है कि वो पृष्ठ को कम से कम कर दे, पृष्ठ का जो क्षेत्रफल है वो घटा के कम से कम कर दे, ताकि पृष्ठ की जो अस्थायीता है वो भी कम से कम हो जाए। तो जो भी पृष्ठ है वो अस्थायी होगा। किसी भी अस्थायी के पास ज्यादा ऊर्जा होती है, तो यहां पे पृष्ठ के पास भी एक अतिरिक्त ऊर्जा होगी जिसे हम पृष्ठ ऊर्जा बोलते हैं। जिसे हम क्या बोलते हैं? पृष्ठ ऊर्जा। तो पृष्ठ के पास अतिरिक्त ऊर्जा भी है। अब होगा क्या इन चीजों से? देखो, पहले मान लो कोई कण आया, तो जो भी कण आएगा, बाहरी कण, फॉरेन वाला, विदेशी,
इस कण को, जो पृष्ठ वाले कण है, वो चिपकाना चाहेंगे, वो चाहेंगे अपने चिपका के अपनी संयोजकता पूरी कर ले। तो इन मुक्त संयोजकताओं पे ये कण आके चिपकने लगते हैं। तो ये बात समझ में आई कि अधिशोषण होता क्यों है। अधिशोषण होता है पृष्ठ पे उपस्थित कणों के मुक्त संयोजकताओं की वजह से। अब उससे क्या होगा, जब ये कण चिपकना शुरू करेंगे तो चिपकने की वजह से इस पृष्ठ की संयोजकता पूरी हो जाएगी। संयोजकता पूरी होगी तो स्थायित्व मिलने लगेगा, स्थायित्व मिलने लगे तो ऊर्जा घटने लगेगी। अब ये घटी हुई ऊर्जा जाएगी कहां, ये आसपास के वायुमंडल में ही तो जाएगी, आसपास की बाहरी दुनिया में। तो जब भी किसी पृष्ठ पे अधिशोषण होगा तो वो ऊर्जा को निष्कासित करेगा, ऊर्जा को बाहर देगा। और ऐसी प्रक्रियाओं में यदि ऊर्जा बाहर दी जाए तो वो ऊष्मा क्षेपी प्रक्रियाएं हो जाती है, यानी कि उनके लिए जो इंथैल्पी का परिवर्तन है वो ऋणात्मक होगा। ये कैसी प्रोसेस हो गई, ये एक ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया होगी, क्षेपी प्रक्रिया होगी। तो पहली बात हमने ये स्थापित की कि कणों के अधिशोषण की वजह से पृष्ठ को स्थायित्व मिलता है, और उस स्थायित्व की वजह से पृष्ठ की जो ऊर्जा है, जो अतिरिक्त ऊर्जा है, वो मुक्त हो जाती है। ये अतिरिक्त ऊर्जा मुक्त होती है, इसलिए प्रक्रिया कैसी हो गई, ऊष्मा क्षेपी। दूसरी बात यदि हम बात करें एंट्रोपी, यानी कि जो रैंडमनेस है, जो उसका इधर उधर भागना है, भगदड़ है, वो देखो तो पहले ये कण आजाद था, पहले ये कण इधर उधर भागने के लिए आजाद था, कोई इधर जा रहा था, कोई उधर जा रहा था, कोई कहीं जा रहा था। चिपकने के बाद उस कण की जो आजादी है वो कम हो गई। आजादी घटने का मतलब उसकी एंट्रोपी घट गई। एंट्रोपी घटने मतलब उसका डेल्टा एस भी कैसा आ जाएगा, ऋणात्मक। जो एंट्रोपी का परिवर्तन है वो भी कैसा होगा, ऋणात्मक होगा। तीसरी यदि मैं बात करूं तो तीसरी चीज आती है जिसको बोलते हैं गिब्स की मुक्त ऊर्जा। अब क्योंकि अधिशोषण, कभी हमें किसी सतह को गंदा करना पड़ता है क्या, ऐसा तो नहीं है ना, टेबल है, मैंने मेज को साफ कर दिया, उसके बाद उसमें कण चिपकाना पड़ेगा, ऐसा तो नहीं होता है, अपने आप आके चिपक जाता है। तो जब ये प्रक्रिया स्वतः है, अधिशोषण की जो प्रक्रिया है वो स्वतः वाली प्रक्रिया, स्पॉन्टेनियस है, खुद हो जाएगी। तो यदि प्रक्रिया खुद हो जाती है तो उसकी मुक्त ऊर्जा क्या होती है, क्या होती है, जल्दी से बोलो। मुक्त ऊर्जा हो जाती है ऋणात्मक। मुक्त ऊर्जा क्या हो जाती है, ऋणात्मक हो जाती है, यानी डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस का मान ऋणात्मक आएगा। तो एक अधिशोषण की प्रक्रिया के लिए डेल्टा जी, डेल्टा एस और डेल्टा एच, इन तीनों के मान कैसे होंगे, ऋणात्मक होंगे, अलग अलग वजह से होंगे। ऐसा नहीं है कि तीनों के मान समान वजह से ऋणात्मक है, तीनों के मान अलग अलग वजह से ऋणात्मक होंगे। दूसरी बात यदि बात करो तो धीरे धीरे क्या होगा, पृष्ठ पे कण आते जाएंगे, पृष्ठ कम होता जाएगा, पृष्ठ कम होता जाएगा तो पृष्ठ का तनाव भी कम होता जाएगा, यानी धीरे 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 डेल्टा एच का जो मान है, सिर्फ मान, उसका चिन्ह नहीं, डेल्टा एच का जो मान है वो घटेगा और वो धीरे धीरे होके टी डेल्टा एस के बराबर हो जाएगा। धीरे धीरे क्या होगा, टी डेल्टा एस के बराबर हो जाएगा। और यदि ये टी डेल्टा एस के बराबर हो गया तो उस अवस्था में साम्य आ जाएगा। साम्य आने का मतलब, अब जिस गति से, जिस वेग से अधिशोषण होगा उसी वेग से वो वापस से बाहर छूट के अलग हो जाएगा। तो इस वजह से क्या होगा कि अब अधिशोषण ना बढ़ेगा ना घटेगा, यानी हम कह सकते हैं कि अधिशोषण का जो मान है, जो माप है, वो नियत हो जाएगी। अधिशोषण कितना हुआ, इस बात का जो मान है वो मान नियत हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। तो ऐसा कुछ होता है अधिशोषण की क्रियाविधि में कि डेल्टा एच, डेल्टा एस और डेल्टा जी तीनों ऋणात्मक है और धीरे 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 ये नेगेटिव वैल्यू से चला जाएगा शून्य की तरफ। नेगेटिव से कितना चला जाएगा, शून्य की तरफ चला जाएगा। डेल्टा जी का मान कुछ समय पश्चात जीरो हो जाएगा। कितना हो जाएगा, शून्य, जीरो। अगली बात देख लेते हैं। अगली बात क्या आती है, अधिशोषण के प्रकार। अधिशोषण कितने प्रकार का होता है। अब देखो सतह पे आके कोई कण चिपक रहा है, अब उस चिपकने के दो बल हो सकते हैं, या तो वो बल हल्का सा है, कमजोर सा है, दुर्बल है, या वो बल ताकतवर है, प्रबल है। यदि वो बल दुर्बल है तो उसको हम भौतिक बल कहेंगे, भौतिक अंतःक्रियाएं। यदि वो बल प्रबल है तो ऐसे बलों को हम कहते हैं रासायनिक बंध, जो रासायनिक प्रकृति तक को बदल सकते हैं। तो यदि मेरे पास अधिशोषण हो रहा है तो दो कणों के बीच में लगने वाले बल दो प्रकार के हो सकते हैं। सही बात है ना, दो प्रकार के, भौतिक या रासायनिक। उसी आधार पे
अधिशोषण भी दो प्रकार का हो गया, भौतिक अधिशोषण या रासायनिक अधिशोषण। तो बहुत आसान सी बात है, इस अध्याय में ऐसी आसान सी बातें हैं। एक बार अध्याय में तुमने समझ लिया कि अच्छा ये मतलब ये है, ये मतलब ये है, तो अध्याय याद हो गया। फिर कहानी बनाना, परिभाषा बनाना, वो तुम सबको आता है। तो होगा क्या, भौतिक अधिशोषण किसकी वजह से होगा, भौतिक बलों की वजह से, यानी मुख्यतः वॉन्डरवॉल बल होंगे। कभी कभी द्विध्रुव वाले बल भी आ जाएंगे, लेकिन मुख्यतः बल कैसे होंगे, वॉन्डरवॉल। यहां पर मुख्यतः बल कौन से होंगे, रासायनिक, यानी कि सहसंयोजी बंध या आयनिक बंध, इस टाइप के रासायनिक बंध होंगे। अगर वॉन्डरवॉल बल है तो ये किसी के बीच में भी लग जाएगा। ऐसा नहीं होता है कि भौतिक बल दो विशिष्ट कणों के बीच में लगे, लेकिन बंध बनाना विशिष्ट प्रक्रिया है। ऐसा नहीं कि हाइड्रोजन और हाइड्रोजन यदि बंध बना सकते हैं तो हाइड्रोजन और हीलियम भी बंध बना लेंगे, वैंडरवॉल बल वो भी लगा लेंगे। तो रासायनिक बंध क्योंकि विशिष्ट होता है, तो रासायनिक अधिशोषण भी कैसा हो गया, विशिष्ट हो गया। अगली बात, ये हमारा उत्क्रमणीय होता है, क्योंकि बल बहुत दुर्बल है तो चिपका जितनी आसानी से, अलग करना भी उतना आसान होगा। जैसे दीवार पे धूल चिपकी है और इधर दीवार पे पेंट चिपका है, दोनों चिपके हैं दीवार की बाहरी सतह पे, दोनों का अधिशोषण हुआ। लेकिन कणों का जो बल है वो भौतिक बल है, यानी कणों को अलग करना, मैं दीवार को सिर्फ कपड़े से पोंछ दूं साफ हो जाएगी, कणों को अलग करना आसान है धूल के। लेकिन पेंट का रासायनिक अधिशोषण, वहां पे कुछ रासायनिक बंध बन गए। अब यदि मैं दीवार को कपड़े से पोंछ भी दूं तो पेंट अलग नहीं होगा। तो इसीलिए भौतिक अधिशोषण उत्क्रमणीय होता है, लेकिन रासायनिक अधिशोषण कैसा होता है, अनुत्क्रमणीय। अब यदि बात की जाए कि बल यदि दुर्बल है तो दुर्बल बलों के से ऊर्जा भी कम निकलेगी। तो भौतिक अधिशोषण की ऊष्मा कम होती है, 20 से 40 किलो जूल प्रति मोल होती है। लेकिन रासायनिक बंध क्योंकि प्रबल बंध है तो ये ज्यादा ऊर्जा में परिवर्तन लाएंगे, ज्यादा स्थायीपन लाएंगे, तो इनकी जो ऊर्जा है वो भी अधिक होती है, 80 से 240 होती है, 80 से 240 होती है। यहां थोड़ा -20 लिखा है, वो -20 नहीं होगा, 80 होगा। 80 से कितनी है, 240। अगली बात, सक्रियण ऊर्जा, सक्रियण ऊर्जा पढ़िए। अब रासायनिक बलगति से सक्रियण ऊर्जा वाला पार्ट हट गया है, लेकिन फिर भी तुम्हें पता होना चाहिए सक्रियण ऊर्जा होती क्या है। वो ऊर्जा जो हमें बाहर से देनी पड़ती किसी प्रक्रिया को प्रारंभ करने के लिए। जैसे रासायनिक अभिक्रियाएं, तो वहां पे मुझे बाहर से ऊर्जा देनी पड़ेगी कि पहले पुराने बंध टूटेंगे तब नए बंध बनेंगे। तो बाहर से जो न्यूनतम ऊर्जा चाहिए किसी अभिक्रिया को कराने के लिए, उसको बोलते हैं सक्रियण ऊर्जा। तो रासायनिक बंध बनाने के लिए सक्रियण ऊर्जा चाहिए, लेकिन भौतिक बल के लिए सक्रियण ऊर्जा की कोई आवश्यकता नहीं, यानी कि भौतिक अधिशोषण में सक्रियण ऊर्जा की आवश्यकता नहीं है, रासायनिक वाले में है, रासायनिक वाले में है। इसमें उच्च दाब पे क्या हो रहा है, चारों ओर बहुपरत का निर्माण हो रहा है और इसमें एक परत का निर्माण हो रहा है। अब इसका मतलब क्या है वो भी देख लो। जैसे ये मेरे पास एक सतह है, ये मेरे पास क्या है, सतह, इस पे मैंने कण लगाए। अब ये कण आके चिपक गए, इस सतह से आके चिपक गए भौतिक बलों से। अब इसके ऊपर दूसरे कण थे, तो इन दो कणों के बीच में भी तो भौतिक कण लग सकते हैं, इन दो कणों के बीच में भी तो भौतिक बल लग सकते हैं। तो ये आके इस पे चिपक जाएंगे, ऐसे कण आके इस पे चिपक गए, कण आके चिपक गए। अब यदि मैं दाब और लगा दूं तो ऊपर वाले कण भी नीचे आएंगे, तो ऊपर वाले कण नीचे आएंगे तो वो भी आपस में आके चिपक जाएंगे। तो इस तरह करके कई सारी परत बन जाएगी। जैसे धूल की देखिएगा तो धूल की बहुत सारी परत बन सकती है, ऐसा नहीं कि वहां पर धूल का एक ही कण है, उस दीवार पर अगर धूल का तुम देखो तो कई सारी परत बनी होंगी। लेकिन जब रासायनिक बंध की मैं बात करूं, मान लीजिए ए का कण है, ये ए है, ये ए है, ये ए है, ऊपर से बी आया, ए और बी ने सहसंयोजी बंध बना लिए। तो ऐसा तो जरूरी नहीं ना कि जो ऊपर वाला बी है वो इस बी के साथ भी सहसंयोजी बंध बना सकता हो, बंध तो विशिष्ट है। तो मैं कह सकता हूं ना कि अब दाब बढ़ाने से भी जरूरी नहीं कि इस पे एक दूसरी परत का निर्माण हो जाए, क्योंकि यदि बी को बंध बनाना ही होता तो पहले बना लेता, बात का इंतजार थोड़ी करेगा। तो बी वाला यदि ए से रासायनिक अधिशोषण कर रहा है तो इसके ऊपर दाब को बढ़ाने से क्या एक और परत का निर्माण होना संभव है, बता दो, खुद ही बता दो। तो इसीलिए क्या है यहां पे भौतिक अधिशोषण, बहुत महत्वपूर्ण अंतर है कि भौतिक अधिशोषण बहुपरतीय होता है लेकिन रासायनिक अधिशोषण एक परतीय होता है। आगे देखिए, तो ये गैस की प्रकृति पर निर्भर करेगा, बिल्कुल करेगा, ये भी गैस की प्रकृति पर निर्भर करेगा, लेकिन दोनों की निर्भरता अलग अलग है।
इसमें गैस के नाम पे निर्भरता नहीं है, इसमें बस ये निर्भरता है कि जिस गैस के लिए वैंडर वॉल बल ज्यादा होंगे, यानी जिसका द्रवीकरण करना आसान होगा, जो आसानी से चिपक सकती है, उसका अधिशोषण ज्यादा होगा, यानी कि द्विध्रुव वाली जैसे अमोनिया का अधिशोषण ज्यादा हो जाएगा। लेकिन जिस गैस की वैंडर वॉल बल कम है, जिसका द्रवीकरण आसानी से नहीं होता, यानी उसमें आकर्षण बल कम है, तो उसका अधिशोषण भी कम होगा। तो किस गैस का द्रवीकरण ज्यादा है, किसका कम है, इस बात पर निर्भर करता है, जिसको हमने गैसीय अवस्था अध्याय में पढ़ा था, चैप्टर 5 कक्षा 11वीं। तो गैस की प्रकृति पर निर्भर करेगा कि आसानी से द्रवित होने वाली गैस ज्यादा तेजी से और ज्यादा मात्रा में अधिशोषित होंगे। ये गैस क्या है कि जो गैस क्रिया कर लेगी, जैसे हाइड्रोजन ने अभिक्रिया कर ली तो वो अधिशोषित हो गया प्लैटिनम धातु पे, हीलियम नहीं कर पाएगा तो हीलियम अधिशोषित नहीं होगा। तो जो गैस अभिक्रिया कर लेगी वो गैस अधिशोषित हो जाएगा, जो नहीं करेगी वो नहीं होगा। तो ये तो शुरुआत से विशिष्ट है, तो गैस की प्रकृति पे, द्रव की प्रकृति पे, सब पे निर्भर करेगा। ये आखिरी और इंपॉर्टेंट बात कि ताप में वृद्धि करने से ये घटेगा, ताप में वृद्धि करने से भौतिक अधिशोषण घटेगा, लेकिन ताप में वृद्धि करने से पहले बढ़ेगा और फिर घटेगा, पहले बढ़ेगा और फिर घटेगा। देखो यहां पे यदि मेरे पास भौतिक अधिशोषण है, कौन सा भौतिक, मैंने ताप को बढ़ाया, मैंने किसको बढ़ाया, ताप को बढ़ाया, तो इसको हम x/m से दिखाते हैं, अधिशोषण की मात्रा को। इसको क्या बोलते हैं, अधिशोषण की मात्रा, कितना अधिशोषण हुआ, अधिशोषण की मात्रा। अभी फ्रेंडलिक वाले उसमें भी देखेंगे कि ये क्या होता है, x/m क्या होता है। ऐसी रासायनिक अधिशोषण है, उसमें भी ताप को बढ़ाया और अधिशोषण की मात्रा को y अक्ष पे दिखाया। तो देखो होता क्या है, जब यहां पे मैं ताप बढ़ाऊंगा तो कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ेगी, कण भागना चाहेंगे, और क्योंकि भौतिक बल कम जोर है, दुर्बल है, तो कण टूट के अलग होने लगते। तो जैसे ताप बढ़ाऊंगा कण यहां से टूट के अलग होने लगेंगे, और टूट के अलग होने लगेंगे तो अधिशोषण की जो मात्रा है वो घटते घटते कम होने लगेगी या नहीं होने लगेगी, बिल्कुल होने लगेगी। सही बात है। यहां पे सोचो क्या होगा, यहां पे मैंने ताप बढ़ाया तो पहले तो उन्हें वो सक्रियण ऊर्जा प्राप्त होगी ना, एक्टिवेशन एनर्जी बोलते हैं इसे। पहले क्या होगा कि रासायनिक बंध बनाने में हमने समझा था एक सक्रियण ऊर्जा चाहिए, तो जब मैं तापमान को बढ़ाऊंगा तो उससे वो ऊर्जा मिल जाएगी ना बंध बनाने के लिए जो आवश्यक है। तो बंध बनाने की यदि ऊर्जा मिल जाएगी तो उस ताप को बढ़ाने की वजह से पहले मेरा अधिशोषण क्या होगा, बढ़ेगा। लेकिन एक निश्चित ताप के बाद यदि मैं आगे बढ़ गया तो अब ताप वो क्या करेगा, जो पहले से बंध बन चुके उन पुराने बंधों को तोड़ने लग जाएगा, उन्हें तोड़ेगा, और तोड़ेगा तो ताप बढ़ाने के बाद फिर ये भी क्या होने लगेगा, घटने लगेगा। यानी कि दोनों ही मुख्यतः ताप बढ़ाने पे घटते हैं। रासायनिक अधिशोषण शुरुआत में बढ़ जाता है सक्रियण ऊर्जा मिलने की वजह से, सक्रियण ऊर्जा मिलने की वजह से। इसलिए यहां पे कि ताप में वृद्धि करने से, ताप में वृद्धि करने पे पहले घटेगा और घटता चला जाएगा। यहां पे ताप में वृद्धि करने पे पहले बढ़ेगा और फिर घटता चला जाएगा, पहले बढ़ लेगा और फिर क्या होगा, घटता चला जाएगा, क्योंकि बंध टूटने लगेंगे। अब यदि बात की जाए कि अधिशोषण की दर किन किन बातों पर निर्भर करेगी, अधिशोषण की दर किन किन बातों पर निर्भर करेगी, तो सीधी सी बात है अधिशोषक की प्रकृति पे करेगी। जैसा अभी हमने पढ़ा था, रासायनिक हो चाहे भौतिक हो, दोनों ही उस गैस पर तो निर्भर करेगी जिसका अधिशोषण हुआ है, कि वो बंध बना सकता है या नहीं बना सकता है, या उसका द्रवीकरण आसानी से होगा या नहीं होगा। क्या वो अधिशोष्य पर भी निर्भर करेगी, अच्छा उल्टा बोलते, अधिशोष्य पर भी करेगी और अधिशोषक पर भी करेगी। अधिशोषक का पृष्ठीय क्षेत्रफल जितना ज्यादा होगा, अधिशोषक जितना ज्यादा पृष्ठ वाला होगा, उसके पास उतना ज्यादा पृष्ठ पे तनाव होगा और उतना ज्यादा मुक्त संयोजकता होगी। इसीलिए हम कहते हैं कि जो पाउडर होता है, जो चूर्ण होता है, अगर मैं किसी चीज का बुरादा बना दूं तो उसका पृष्ठ क्षेत्रफल बढ़ जाता है और उसका अधिशोषण ज्यादा अच्छे से होगा। कभी देखना करके, एक पेंट ले लो, इंक ले लो, उसमें चौक के छोटे छोटे कण डाल दो और उन कणों को फिर बाहर निकाल लो, या पूरी चौक डाल दो फिर उनको बाहर निकाल लो, और इंक में जो कमी आई उसको नाप लो। अपने आप दिख जाएगा कि किस दशा में इंक का ज्यादा अधिशोषण हुआ, किस दशा में इंक का ज्यादा अधिशोषण हुआ। ताप का प्रभाव होगा, अभी हमने समझा कि रासायनिक वाला होगा तो ताप बढ़ाने पे पहले बढ़ेगा फिर घटेगा,
भौतिक वाला होगा तो ताप बढ़ाने पे घटेगा, यानी क्योंकि ऊष्माक्षेपी है तो ताप का प्रभाव भी होगा कि ताप बढ़ाने पे घटेगा। तो ये सारी बातें तो हमने देखी थी। यहां पे देख लो x बटे m वही अधिशोषण है, ताप और दाब का प्रभाव है तो यहां पे दाब का प्रभाव दिखाया है। यदि भौतिक अधिशोषण है, ये ताप बढ़ाने से घट रहा है, रासायनिक अधिशोषण ताप बढ़ाने से पहले बढ़ रहा है और फिर घट रहा है एक नियत दाब पे, एक नियत दाब पे। और इसी ताप के प्रभाव को पढ़ने के लिए, इसी दाब के प्रभाव को पढ़ने के लिए हम पढ़ते हैं फ्रेंडलिश और अधिशोषण समतापी। क्या पढ़ते हैं? फ्रेंडलिश अधिशोषण समतापी। यहां पर हमने ताप का प्रभाव पढ़ा था, अब हम पढ़ेंगे दाब का प्रभाव। दाब बढ़ाने से किस पे प्रभाव पड़ेगा? खुद सोचो, क्या रासायनिक अधिशोषण पे दाब को बढ़ाने से, मतलब पहले कण चिपके और मैंने दाब और लगा दिया, क्या दाब को बढ़ाने से रासायनिक अधिशोषण पे कोई खास प्रभाव पड़ेगा? क्योंकि यदि बंध बना रहा होगा तो बना लेगा, नहीं बना होगा कितना भी तुम उसे दबा लो, कितना भी पीछे बोलो बना बंद बना बंद बना बंद, नहीं बनाएगा। तो रासायनिक बंध पे दाब का कोई खास प्रभाव नहीं होता है। इसलिए जो हम दाब का प्रभाव पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं मुख्यतः किसके लिए? मुख्यतः पढ़ते हैं सिर्फ भौतिक अधिशोषण के लिए, भौतिक अधिशोषण के लिए। रासायनिक के लिए ये फ्रेंडलिक आइसोथर्म या समतापी नहीं पढ़ा जाएगा, भौतिक अधिशोषण के लिए। दूसरी बात ये, क्योंकि दाब का प्रभाव तो होता रहेगा, जितना ज्यादा मैं दाब लगाता जाऊंगा परतें उतनी बनती जाएंगी। तो यहां पे जो हम पढ़ेंगे वो सिर्फ हम एक परत के लिए पढ़ेंगे। किसके लिए पढ़ेंगे? एक परत के लिए, एक परत के लिए ही पढ़ेंगे। तो होगा क्या, सोचो, अधिशोषण समतापी उन अधिशोषणों पे लागू होता है जहां अधिशोषक के पृष्ठ पे अधिशोष्य एक परत बनाता है। तो फ्रेंडलिश वाला तभी लागू होगा जब परत कितनी बनेगी? एक बनेगी। अब पहले इसको समझते हैं, पहले इसको इधर समझते हैं। यहां पे हमने लिया x बटे m, जहां पे x है अधिशोष्य का द्रव्यमान, कितना अधिशोष्य चिपका, और m है अधिशोषक का द्रव्यमान। किसका? अधिशोषक का द्रव्यमान। यानी कितने ग्राम अधिशोष्य चिपका एक ग्राम अधिशोषक पे। इसको हम बोलते हैं x बटे m या अधिशोषण की मात्रा, कितना अधिशोषण हुआ। अब सोचो, यदि भौतिक है तो पहले क्या है, ये पृष्ठ है मान लेता हूं, इस पृष्ठ पे हर जगह जगह खाली है, हर जगह खाली है, खाली है तो उसके पास बहुत सारी जगह है अधिशोषण करने की। दाब को बढ़ाया तो अधिशोषण की जगह बहुत है तो अधिशोषण भी बढ़ गया। यानी कि शुरुआत में क्या होगा कि दाब और अधिशोषण एक दूसरे से समानुपाती हो जाएंगे, बहुत सारे कण जल्दी जल्दी आगे चिपकने लगे। यानी मैंने यदि दाब को दुगना कर दिया तो अधिशोषण भी बढ़ के दुगना हो जाएगा, जल्दी जल्दी अधिशोषण होगा। तो शुरुआती समय में तो ये एक रैखिक रूप से बढ़ेगा कि जो अधिशोषण की मात्रा है वो दाब के समानुपाती है। फिर क्या हुआ, अब थोड़ी देर बाद कण आके चिपक गए, कण आके चिपक गए। अब क्या है, पृष्ठ कम हो गया, पृष्ठ क्या हो गया, कम हो गया। यदि पृष्ठ मेरा कम हो गया तो अब मैं दाब बढ़ाऊंगा तो उसे उतनी जगह तो नहीं मिलेगी ना जितनी पहले मिल रही थी। जगह कम होगी तो अधिशोषण भी कम होगा। यानी अब धीरे धीरे क्या होगा, दाब का प्रभाव कम हो जाएगा। अब जिस गति से उसे पहले करना था उस गति से नहीं कर पाएगा, उससे कम गति से बढ़ेगा। यानी यहां पे जो बढ़ने की दर है अभी भी बढ़ेगा लेकिन बढ़ने की दर कम हो जाएगी। बढ़ने की दर क्या होगी, कम हो जाएगी। और एक समय ऐसा आ जाएगा जब पूरा का पूरा पृष्ठ, क्योंकि एक परत ही बनना है, पूरा का पूरा पृष्ठ अपने कणों से चिपक गया, पूरा का पूरा पृष्ठ अपने कणों से चिपक गया। और उस अवस्था में कितना भी दाब बढ़ा लो उस परत के ऊपर दूसरे कण आके नहीं चिपक पाएंगे, उस परत के ऊपर दूसरे कण आके नहीं चिपक पाएंगे। तो एक दाब के बाद जो अधिशोषण की मात्रा है वो दाब की घात की 0 शून्य घात पे डिपेंड करती है, यानी कि दाब से स्वतंत्र हो जाती है। इस दाब को कहते हैं, इस दाब को कहते हैं संतृप्त दाब,
संतृप्त दाब। तो यही बात हमें फ्रेंडलिक का अधिशोषण समतापी दिखाता है, जहां पे x है अधिशोष्य का भार, m है अधिशोष का भार, अधिशोषक का भार, और सैद्धांतिक रूप से हम देखेंगे कि x बटे m समानुपाती होगा p की घात 1 बटे n के। शुरुआत में रैखीय, फिर अरैखीय और फिर नियत। संतृप्त दाब के बाद नियत हो जाएगा। देखो निम्न दाब पे, यानी जब अभी अधिशोषण कम हुआ है, तो x बटे m p की घात 1 के प्रोपोर्शनल है, 1 के समानुपाती है। मध्यम दाब पे दाब की घातों पर निर्भर करेगा, जहां पे 1 बटे n का मान 1 से कम होगा, 0 से ज्यादा होगा। और उच्च दाब पे जब संतृप्त हो गया, जब पूरी की पूरे पृष्ठ पे कण चिपक चुके हैं, उसके बाद दाब से स्वतंत्र हो जाएगा, यानी दाब की घात कितनी हो जाएगी? 0। दाब की घात हो जाएगी 0। तो इस प्रकार से फ्रेंडलिश समतापी में हम ये देख सकते हैं कि दाब बदलने से 3 अलग अलग चरणों में हमें अधिशोषण की मात्रा बदलती हुई दिखती है। 3 अलग अलग चरणों में हमें अधिशोषण की मात्रा बदलती हुई दिखती है। और अगर बात करूं यहीं पे, यदि मैं लॉग लगा दूं तो लॉग x बटे m बन जाएगा लॉग k प्लस 1 बटे n लॉग p, जहां पे 1 बटे n का मान 0 हो सकता है उच्च दाब पे, 1 हो सकता है शुरुआती दौर में, और इनके बीच में भी हो सकता है यदि दाब मध्यम है। यहां पे सामान्य मान होता है 0.1 से 0.5 तक। 0.1 से कितना? 0.5 तक। तो अगर अब इसी समतापी को अलग अलग ताप पे बढ़ाएं, तो सही बात यह है कि ताप ज्यादा होगा तो समान ताप पे अधिशोषण कम होगा या नहीं होगा, क्योंकि भौतिक अधिशोषण तो भैया ताप के साथ घट जाता है। तो ग्राफ हमें मिलेगा तो इसी चित्र में ऐसे ही रैखीय, अरैखीय और फिर नियत। लेकिन जैसे हम ताप को बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे अधिशोषण की जो मात्रा है वो कम मिलती जाएगी। जैसे जैसे ताप को बढ़ाते जाएंगे अधिशोषण की जो मात्रा है वो कम मिलती है, यानी ये जो वक्र है ये नीचे आता जाएगा, वक्र जो है नीचे आता जाएगा। और लॉग वाली यदि हम ग्राफ बनाएं तो लॉग x बटे m ये बराबर है लॉग k प्लस 1 बटे n लॉग p के। तो इस अवस्था में तो सीधी सी बात है y बराबर mx प्लस c का समीकरण है, एक रैखीय में मिल जाएगा, जिसका ढलाव कितना होगा? जिसका ढलाव होगा 1 बटा n। तो ये हमारे पास फ्रेंडलिश अधिशोषण समतापी होता है, जो एक नियत ताप पे अधिशोषण पे, भौतिक अधिशोषण पे दाब का प्रभाव दिखाता है। किसका प्रभाव? दाब का। आगे बच्चों आता है कोलाइडी विलयन, इस अध्याय का दूसरा चरण, जिसमें हम पढ़ेंगे कि कोलाइडी विलयन क्या होते हैं। तो विलयन हमने पढ़ा हुआ है, विलयन को हम 3 भाग में बांट देते हैं। यदि विलय के कण के आकार 1 नैनोमीटर से कम है तो उनको हम बोलते हैं विलयन या सच्चे विलयन, सच्चे और अच्छे विलयन। यदि कणों का आकार 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच में, तो ऐसे विलयन को बोलते हैं कोलाइडी विलयन, क्योंकि इनकी जो गुणधर्म है वो सच्चे विलयन से बदल जाते हैं। इसीलिए यहां पे वर्गीकरण किया गया 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर तक। और यदि कणों का आकार 1000 नैनोमीटर से भी ज्यादा है तो ऐसे विलयन को हम क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? बिल्कुल सही बात, निलंबन, सस्पेंशन। क्या बोलते हैं? निलंबन या सस्पेंशन। तो पहला जो वर्गीकरण का आधार है वो है कणों का आधार, कणों का आकार 1 नैनोमीटर, 1 से 1000 या 1000 से ज्यादा। वास्तविक विलयन, सच्चे या क्रिस्टलाइड भी कहते हैं। दृश्यता की बात करें, क्योंकि कणों का आकार बहुत छोटा है तो किसी भी प्रकार से हम इन्हें देख नहीं पाएंगे, किसी भी प्रकार से हम इन्हें देख नहीं पाएंगे, क्योंकि कणों का आकार थोड़ा सा बड़ा हो गया है। तो इनको हम एक माइक्रोस्कोप की मदद से देख सकते हैं। उदाहरण के तौर पर बोलूं तो चीनी को पानी में घोल दो, वास्तविक विलयन बन गया। दूध, मिल्क का एग्जांपल ले लो, कोलाइडी विलयन है। और पानी में मिट्टी घोल दो, पानी में बालू घोल दो और घोलते उसे, वरना वो बैठ जाएगी, तो उसे बैठने मत दो, तो वो बन गया निलंबन। तो देखा होगा दूध के कणों को तुम अल्ट्रा माइक्रोस्कोप से देख सकते हो, लेकिन मिट्टी को यदि पानी में घोलोगे तो मिट्टी के कारण तुम्हें नग्न आंखों से भी दिखाई दे जाएंगे। यदि आंखों में कमजोरी हो तो हम उसे मैग्नीफाइंग ग्लास से भी देख सकते हैं। तो आसानी से निलंबन के कणों को देखा जा सकता है। यदि पृथक्करण की बात करें तो फिल्टर और झिल्ली के द्वारा बिल्कुल असंभव है। क्यों असंभव है? क्योंकि कणों का आकार इतना छोटा है कि जो फिल्टर पेपर के छेद होते हैं, छिद्र होते हैं, उनसे आर पार चले जाते हैं, यानी इनका पृथक्करण कर पाना
फिल्टर पेपर के द्वारा या झिल्ली के द्वारा असंभव है। कोलाइड की यदि मैं बात करूं तो कोलाइड के लिए फिल्टर पेपर से तो असंभव है, क्योंकि वो फिल्टर पेपर से आर पार चले जाएंगे। लेकिन यदि मेरे पास अर्ध पारगम्य झिल्ली है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, अर्ध पारगम्य झिल्ली है, तो उसके छिद्र का आकार इतना छोटा होता है कि कोलाइडी कण उसके आर पार नहीं जा पाएगा। यानी उसका मैं पृथक्करण कर सकता हूं एक अर्ध पारगम्य झिल्ली से। किससे कर सकता हूं? अर्ध पारगम्य झिल्ली से। इसको हम सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन एसपीएम लिख देते हैं। और निलंबन की बात करें तो निलंबन के कणों का आकार बहुत बड़ा है। पानी जिसमें मिट्टी घोली उसको फिल्टर पेपर से भी अलग कर सकते हो और झिल्ली से भी अलग कर सकते हो। तो इसका पृथक्करण दोनों प्रक्रिया से संभव है, दोनों तरह से संभव है। दूसरी बात, विसरण की कण छोटे हैं तो विलयन के अंदर इधर उधर तेजी से भागेंगे तो विसरण की गति बहुत तीव्र होगी। कण बड़े हैं तो विसरण की गति थोड़ी सी धीमी हो गई। कण और बड़े हैं तो विसरण होना ही बंद हो गया। तो विसरण होना ना होना कणों के आकार पर निर्भर करता है। तो इस प्रकार से हम कोलाइडी, वास्तविक और निलंबन वाले विलयन को अलग अलग तरह से परिभाषित करते हैं। यदि जमने की बात करें, सेटलिंग की बात करें कि नीचे बैठेंगे नहीं बैठेंगे, तो क्योंकि कणों का आकार छोटा है तो गुरुत्वाकर्षण बल इतना ज्यादा नहीं लगेगा कि वो बैठा सके अपने आप। हमें कुछ मिलाना पड़ेगा उसका स्कंदन करने के लिए। अगर मैं यहां पे बात करूं तो यहां भी आसानी से नहीं बैठेंगे, लेकिन यदि मैं अपकेंद्रण कर दूं, सेंट्रीफ्यूगेशन कर दूं, तो वहां पे तेजी से गोल गोल घुमाने से जो उनको गतिज ऊर्जा मिलेगी वो उनको एक तरफ बैठा सकती है। या मैं बाहर से कुछ मिला के भी स्कंदन कर सकता हूं, लेकिन अपने आप नहीं बैठेंगे। निलंबन में क्योंकि कणों का आकार भारी है, कणों का आकार बड़ा है, तो गुरुत्वाकर्षण का बल भी उन्हें नीचे बैठा देगा। जैसे मिट्टी को अगर तुमने घोला है, उसको आधे घंटे के लिए छोड़ दो तो देखोगे सारी की सारी मिट्टी नीचे बैठ चुकी होगी अपने आप। दूध अगर लोगे तो उसको रख के छोड़ दो तो वो अपने आप नहीं बैठेगा, लेकिन यदि उसमें कुछ बैक्टीरिया मिला दो तो वो धीरे धीरे उसका स्कंदन करा देता है। प्रकृति की बात करो तो ये समांगी होगा, यानी यहां पे एक समान रूप से फैला होगा। ये दोनों विषमांगी होंगे, यानी असमान। कहीं पे कण ज्यादा होंगे, कहीं पे कण कम होंगे, लेकिन विषमांगी होगा। और यदि टिंडल प्रभाव की बात करो, जब हम आगे पढ़ेंगे तो टिंडल प्रभाव हमें मुख्यतः किसमें देखने को मिलेंगे? कोलाइडी विलयन में। मुख्यतः किसमें देखने को मिलेंगे? कोलाइडी विलयन में। तो ये हमारा इस अध्याय में समझना है कि हम कोलाइडी विलयन पे मुख्य फोकस रखेंगे। क्रिस्टलाइड यानी वास्तविक विलयन और निलंबन अलग होते हैं। कोलाइडी विलयन को पढ़ेंगे कि कोलाइडी विलयन क्या होता है। तो सबसे पहले समझेंगे कि अब कोलाइडी विलयन तो हमने ले लिया, विलयन में से हमने एक विलयन ले लिया कोलाइडी। अब इसको भी वर्गीकृत कैसे करेंगे? तो इसको वर्गीकृत करने के बहुत अलग अलग तरीके। जैसे विलयन में देखते हैं विलय और विलायक, वैसे यहां पे देखते हैं परिक्षिप्त अवस्था, जिसे बोलते हैं डिस्पर्स्ड फेज, यानी जिसको हम घोल रहे हैं, जिसको हम विस्तृत कर रहे हैं। और परिक्षेपण माध्यम, जिसको हम बोलते हैं डिस्पर्जन मीडियम, जिसमें हम फैला रहे हैं, जिसमें हम विचलन कर रहे हैं, परिक्षेपण कर रहे हैं। तो बेसिकली यहां पर हम विलयन या विलयता की बात नहीं करते, यहां पर हम परिक्षेपण या विचलन की बात करते हैं कि जो हमने कर लिया वो विलय नहीं हुआ, वो घुला नहीं, वो उस माध्यम के अंदर फैल गया। माध्यम के अंदर फैल गया। जैसे यहां पे मैं धूल को इस कमरे के अंदर फैला दूं, धूल फेंक दूं, तो वो क्या होगा? वो इस कमरे की हवा में घुलेगी नहीं, वो इस कमरे में इधर उधर फैल जाएगी और वहीं पे आपस में वहीं पे फंसी रहेगी। तो जब हम विसरण को समझते हैं, यहां पे कोई रासायनिक घुलना नहीं हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ फैलना हो रहा है, वितरित होना हो रहा है, तो हम वहां पे दो प्रकार के नाम लेते हैं। एक होता है परिक्षिप्त अवस्था यानी डीपी, जिसका विसरण हो रहा है, और दूसरा वो माध्यम जिसमें विसरण हो रहा है, यानी विलायक बन गया डीएम, विलय बन गया डीपी। और इन्हीं के आधार पर हम उसे अलग अलग तरह से वर्गीकृत करेंगे। तो पहले जो वर्गीकरण का आधार आता है वो आता है इनकी भौतिक अवस्था, ठोस है, द्रव है या गैस है। इस आधार पर वर्गीकरण करना पहला तरीका है। दूसरा तरीका आता है इनके आकर्षण बल के आधार पर कि वो द्रव स्नेही है यानी लायोफिलिक है, या द्रव विरोधी है यानी लायोफोबिक है। और तीसरा आता है इनके कणों के प्रकार के आधार पर कि वो कण बहुआण्विक है, वो कण वृहद आणविक है, या वो कण संगुणित कोलाइड है यानी कि मिशेल है। तो इन आधार पे हम
कोलाइडी विलयन का वर्गीकरण कर सकते हैं और अलग अलग प्रकार के वर्गीकरण में हमें अलग अलग कोलाइडी विलयन देखने को मिलेगा। तो एक एक करके यहां पे समझेंगे। तो पहला वर्गीकरण आता है जहां पे हम इनको इनकी अवस्था के आधार पर वर्गीकृत करते हैं। तो यदि अवस्था देखी जाए, देखो यहां पे याद रखने का तरीका क्या है कि हमारे पास डीपी ठोस ठोस ठोस, डीपी हमारे पास ठोस 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 और डीएम हमारे पास ठोस द्रव गैस, दूसरा द्रव 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 ठोस द्रव गैस और तीसरा गैस 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 ठोस द्रव गैस। लेकिन जो ये नौवां वाला है गैस और गैस, ये कभी भी कोलाइडी विलयन नहीं बनाएंगे क्योंकि गैसेस हमेशा समांगी रूप से एक दूसरे में घुल जाती है। तो दो गैसेस को यदि मिलाया जाए तो उनका बनने वाला विलयन या मिश्रण हमेशा वास्तविक विलयन बनेगा, क्रिस्टलाइड बनेगा। तो इसलिए कोलाइडी विलयन में 9 की जगह हमें 8 वर्गीकरण दिखते हैं। अब देखना यहां पे कि जब भी हमारे पास डीपी ठोस होता है, ठोस सबसे ज्यादा समान है या सबसे ज्यादा कॉमन है। अगर मैं तुम अपने दिमाग में सोचोगे तो हमेशा विलय एक ठोस होगा और विलायक हमेशा एक द्रव होगा। मुख्यतः जितने भी विलयन हम देखते हैं उनमें ऐसा ही होता है कि हमारे दिमाग में जो पहला विलय आता है घुलने वाला वो ठोस आता है और जो पहला विलायक आता है वो द्रव आता है। तो ठोस का डीपी सबसे ज्यादा कॉमन है। तो ये याद रखो कि इनको हम बोलते हैं सॉल। क्या बोलते हैं? इन तीनों को बोलेंगे सॉल। ठोस वाला है तो ठोस सॉल, ठोसीय सॉल, द्रव वाला है तो सिर्फ सॉल या द्रव सॉल, और गैस वाला है तो गैसीय सॉल। ये पहला तरीका हुआ सॉल याद करने का। जब भी किसी गैस को घोलेंगे तो इनको हमेशा झाग बोलेंगे क्योंकि झाग जैसा दिखेगा। जब भी किसी गैस को घोलेंगे तो उसको हमेशा कैसा बोलेंगे? झाग। यदि ठोस को घोला गया तो ठोसीय झाग, द्रव को घोला गया तो द्रवीय झाग या सिर्फ द्रव, सिर्फ झाग। अगला, यदि जब भी हम गैस में घोलेंगे, किस में घोलेंगे? जब कभी भी हम गैस में घोलेंगे यानी डीएम हमारा गैस होगा तो इनको हमेशा हम एरोसोल कहते हैं। इनको हमेशा हम क्या कहते हैं? एरोसोल। तो इस तरह से हमें 6 याद हो जाएंगे। ठोस जब भी डीपी होगा वो हमारा सॉल होगा, गैस जब भी डीपी होगा वो हमारा झाग होगा, और गैस जब भी डीएम होगा वो हमारा एरोसोल होगा। अब बचे 2, द्रव का ठोस में और द्रव का द्रव में। तो द्रव द्रव को बोलते हैं पायस, ये हमें याद रखना है। और सोच के देखो, द्रव को यदि ठोस में घोलोगे तो वो एक झिलमिल झिलमिल जली जैसा बन जाएगा, तो इसीलिए हम उसको बोलते हैं जेल। क्या बोलते हैं? जेल। तो इस प्रकार से ये 8 वर्गीकरण होते हैं जिसके कुछ उदाहरण है, 2-4 उदाहरण हर एक वर्गीकरण से हमें याद रखना है। खासकर से कौन कौन सा वर्गीकरण महत्वपूर्ण है? एरोसोल वाला, एरोसोल वाला, धूल, हवा में धुआं, आंधी, द्रव ठोस वाला, जल वाला, पनीर, दही, जली, ये सब, पायस, दूध, बालों की क्रीम, इसमें दूध वाला उदाहरण महत्वपूर्ण है। द्रव एरोसोल, ये बहुत पूछे जाते हैं। द्रव एरोसोल जहां पे द्रव गैस में घुलता है जैसे कि कोहरा, धुंध, बादल, कीटनाशक, ये सब। और बस इतने हमारे कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण हैं। अगला वर्गीकरण है पायस का। पायस क्या होते हैं? तो पायस होते हैं द्रव का द्रव में कोलाइडी सॉल्यूशन। तो द्रव का द्रव में यदि कोलाइडी विलयन लाना है, 2 प्रकार के होते हैं। या तो कोई तेल किसी पानी में घोला जा रहा होगा। अब सोच रहे हो तेल और पानी कितना अलग रहना चाहते हैं, तो उन्हें किसी बहुत ही विशिष्ट विधि से आपस में मिला के कोलाइडी बनाया जाएगा। तो या तो तेल पानी में घोला जाएगा या पानी तेल में घोला जाएगा। तो 2 प्रकार के पायस होते हैं। तेल का जल में परिक्षेपण यानी OW, ऑयल इन वाटर, या जल का तेल में परिक्षेपण यानी कि वाटर इन ऑयल। ये 2 प्रकार के पायस होते हैं। अब इनको पहचानना बहुत आसान है, हम तनुता से पहचान सकते हैं। देखो, ये मेरे पास डब्बा, इसमें जल, ये जल है, तेल इन जल, इसमें ये तेल के कण हैं, ये तेल के कण हैं जिनको किसी विशिष्ट विधि से इसमें मिलाया गया है। अगला मेरे पास ये डब्बा, वाटर इन ऑयल टाइप, ये इसमें जल के कण जिनको तेल में किसी विशिष्ट विधि से मिलाया गया होगा, जिनको तेल में किसी विशिष्ट विधि से मिलाया गया होगा। अब समझो यहां पे क्या होगा, तनुता सिद्धांत में क्या होगा। यदि मैं यहां पे और पानी मिला दूं और जल को मिला दूं, तो क्योंकि मेरा डीएम पानी है तो जो पानी मिलाऊंगा वो पानी जाके इस पानी में मिल जाएगा। पानी में मिल जाएगा, नहीं मिल जाएगा? पानी पानी हो जाएगा। तो यदि मैंने यहां पे एक ऑयल इन वाटर वाले में यानी पानी जिसमें डीएम है उसमें और पानी मिलाया तो पानी जाके आसानी से जुड़ जाएगा,
यानी यहां पे तनु कर पाना, तनुता बढ़ा पाना संभव है, तनुता को बढ़ा पाना संभव है। लेकिन यदि मैंने इसमें पानी मिलाया तो पानी के कण तो तेल के बीच में है और पानी और तेल आपस में विलय तो होते नहीं है, यानी मुझे फिर से कोई विशिष्ट विधि करना पड़ेगा। सीधे सीधे पानी मिला के मैं इस पानी को तेल की सतह के ऊपर तैरता हुआ पाऊंगा। ये पानी जाके जो पानी के कण बहुत अंदर है उनसे जाकर तो चिपकेगा नहीं, वो तेल की सतह के ऊपर चिपक तैरता हुआ मिलेगा। यानी यहां पे सीधे सीधे पानी को मिला के इसकी तनुता को बढ़ा पाना असंभव होगा। तो जितने भी पायस होते हैं, जैसे कि दूध, क्या दूध में हम पानी मिला के उसका सांद्रता को घटा सकते हैं, दूध की मात्रा को बढ़ा सकते हैं? तुमने देखा होगा दूध वाले ऐसा करते भी हैं, ऐसा सब नहीं करते हैं लेकिन कुछ ऐसा करते हैं जो दूध में पानी मिला देते हैं। तो दूध में पानी मिलाना यदि संभव है तो वो किस प्रकार का पायस होगा, OW या WO? अब खुद बता सकते हो। बटर देखा है, मक्खन, उसमें पानी मिलाओगे तो पानी अलग से तैरता हुआ मिलेगा, तो वो किस प्रकार का पायस हुआ? वो भी एक पायस है, लेकिन कैसा पायस होगा वो भी तुम बता सकते हो। तो जिस पायस में तनुता कर पाना संभव है उसको बोलेंगे ऑयल इन वाटर टाइप, जिसमें तनुता कर पाना असंभव है उसको बोलेंगे वाटर इन ऑयल टाइप, वाटर इन ऑयल टाइप। अगला वर्गीकरण देखेंगे जिनको हम बोलते हैं द्रव स्नेही और द्रव विरोधी सॉल्व। ये हो गया डीपी और डीएम के आकर्षण बलों के आधार पर, डीपी और डीएम के आकर्षण बलों के आधार पे। तो इसमें क्या है, या तो डीपी डीएम के बीच में अच्छा खासा प्यार मोहब्बत होगा या दुश्मनी होगी। प्यार मोहब्बत होगा तो स्नेह होगा, तो ऐसे को बोलते हैं द्रव स्नेही सॉल्व। क्या बोलते हैं? द्रव स्नेही सॉल्व। और अगर दुश्मनी है, एक दूसरे से खुन्नस खाते हैं, एक दूसरे से दूर जाना चाहते हैं, तो ऐसे को बोलेंगे द्रव विरोधी सॉल्व। क्या बोलेंगे? द्रव विरोधी सॉल्व। तो द्रव विरोधी यानी कि जिनमें डीपी और डीएम के बीच में बहुत ज्यादा आकर्षण होगा, बहुत ज्यादा बल लगेंगे, उनको बोलेंगे द्रव स्नेही या लायोफिलिक सॉल्व। और द्रव विरोधी जिनमें डीपी और डीएम के बीच में आकर्षण बल नगण्य होंगे ही नहीं, उनको बोलेंगे द्रव विरोधी सॉल्व। तो अगर निर्माण की बात की जाए, यदि मैं बात करूं निर्माण की, तो निर्माण कर पाना, क्योंकि अगर स्नेही है तो दोनों को पास पास रख दो तो वो खुद ही आके एक दूसरे से बात करने लग जाएंगे। तो यदि मैंने इनमें डीपी डीएम को मिला के सिर्फ फिल्टर से शेक कर दिया, सिर्फ वैसे हिला भी दिया, तो भी वो मिलके कोलाइडी विलयन बना लेंगे, यानी इनका निर्माण कर पाना आसान है। लेकिन यहां पे दोनों बीच में आकर्षण नहीं, दोनों नहीं जुड़ना चाहते, मैं उनको मिला भी दूंगा तो वो अपने आप अलग हो जाएंगे, क्योंकि उन दोनों को एक दूसरे के पास नहीं रहना है। तो यहां पे कोई विशेष विधि की जरूरत पड़ेगी इन्हें मिलाने के लिए, विशेष विधि की जरूरत पड़ेगी इन्हें मिलाने के लिए। तो जब भी हम कोलाइडी विलयन का निर्माण पढ़ेंगे तो वहां पे हमेशा हम लायोफोबिक यानी कि द्रव विरोधी सॉल्व के लिए पढ़ेंगे। दूसरी बात, क्योंकि इनमें आकर्षण है तो स्थायी है, अपने आप अलग तो नहीं होंगे। इनमें आकर्षण नहीं है तो इनको अलग कर पाना आसान है, यानी ये स्थायित्व इनके बीच में कम होगा। इनके बीच में दोस्ती अच्छी है, मजबूत है। इनके बीच की दोस्ती फर्जी वाली है, बनाई गई है जबरदस्ती, तो आसानी से टूट जाएगी। अगली बात, उत्क्रमणीय होते हैं। उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय का मतलब कि यदि द्रव स्नेही है, तुमने मिला दिया तो मिल गए, अलग होने के बाद दोबारा से मिला दिया, दोबारा से मिल गए, यानी कि इन्हें बना पाना या इनकी बना के स्कंदन करके वापस बना पाना संभव है। इसलिए कैसे होंगे? उत्क्रमणीय होंगे। लेकिन यहां पे अनुत्क्रमणीय इसलिए होगा क्योंकि तुमने बना दिया किसी तरह से, अब उसको स्कंदन करा दिया, उसको प्रेसिपिटेट करा दिया। अब क्या दोबारा बनाने में फिर से मेहनत नहीं लगेगी, यह आसानी से बन जाएगा। तो दोबारा बना पाना संभव नहीं होता है, इसलिए इन्हें क्या बोलते हैं? अनुत्क्रमणीय बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अनुत्क्रमणीय। अगली बात करें तो जिनकी श्यानता होती है वो विलायक से अधिक होती है, आसानी से चिपक जाते हैं, तो श्यानता को बढ़ा देते हैं। इनकी श्यानता विलायक जैसी होती है क्योंकि इनके आने से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, यहां पे डीपी के आने से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। पृष्ठ तनाव भी कम हो जाता है। हमने हमेशा समझा है कि जैसे जैसे आकर्षण बल मिलेंगे पृष्ठ को स्थायित्व मिलेगा, और जितना स्थायी पृष्ठ होगा तनाव उतना कम हो जाएगा। तो यहां पे जो पृष्ठ तनाव है वो कम हो जाता है। अगेन यहां पे पृष्ठ तनाव उतना ही रहता है। क्यों? क्योंकि यहां पे डीपी के आने से कोई भी अलग से आकर्षण बल नहीं मिल रहा है, तो डीपी के आने के बाद भी पृष्ठ पे तनाव बना रहेगा, जितना था उतना ही बना रहेगा। यहां पे डीएम के साथ आकर्षण होने की वजह से इनकी विलयता ज्यादा होती है, इनकी विलयता ज्यादा होती है। बट यहां पे डीएम के साथ आकर्षण ना होने की वजह से इनकी जो विलयता है वो क्या होगी? कम होगी, विलयता कम होगी। आवेश की बात बहुत महत्वपूर्ण बात है।
कि द्रव स्नेही में आवेश हो या ना हो उससे फर्क नहीं पड़ता है। आवेश होगा तो भी ठीक, नहीं होगा तो भी ठीक, लेकिन द्रव विरोधी में आवेश होना बहुत अनिवार्य है और एक ही प्रकार का आवेश होगा। क्यों होगा? क्योंकि जब सब पे समान आवेश होगा, जैसे मान लेते सब पे ऋणात्मक आवेश है, तो ये आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेगा। प्रतिकर्षित करने का मतलब अब ये एक दूसरे से चिपकना नहीं चाहेंगे, वापस से जुड़ना नहीं चाहेंगे, और जब तक ये एक दूसरे से दूर रहना चाहेंगे तो ये हमारे माध्यम के अंदर विस्तृत रहेंगे। जैसे ये आवेश मैंने खत्म किया, जैसे ये ऋणात्मक आवेश खत्म किया, ये सब चिपक के एक बड़ा कण बना लेंगे और गुरुत्वाकर्षण इनको बैठा देगा। गुरुत्वाकर्षण इनको क्या करेगा? स्कंदित करा देगा, इनको नीचे बैठा देगा। तो इसलिए यहां पे जो आवेश है वो एक समान होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? एक समान होना चाहिए। और इनको सूक्ष्मदर्शी द्वारा नहीं देख सकते हैं द्रव स्नेही को, क्योंकि इनके कणों का आकार छोटा होता है, और इनको हम सूक्ष्मदर्शी द्वारा देख सकते हैं क्योंकि इनके कणों का आकार थोड़ा सा बड़ा होता है, थोड़ा सा बड़ा होता है। और यह भी ध्यान रखना कि स्कंदन की बात करें तो यहां पे स्कंदन का आना, स्कंदन का मतलब नीचे बैठा पाना मुश्किल होगा। क्यों मुश्किल होगा? क्योंकि ये डीएम के अंदर रहना चाहते हैं। इनमें हमें विद्युत अपघट्य मिलाना पड़ेगा, बहुत सारी मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाके इनका स्कंदन होगा। तो यहां पे स्कंदन करने के लिए विद्युत अपघट्य की अधिक मात्रा चाहिए। बट यहां पे अभी हमने समझा जैसे कि जैसे ही मैंने आवेश को उदासीन किया, यहां पे धनात्वेश मिला दूं जिसके ऋण आवेश को उदासीन करते, तो जैसे ही ये उदासीन होगा ये कण जुड़ेंगे, जुड़ के एक बड़ा कण बनाएंगे और कण बना के नीचे बैठ जाएंगे। यानी इनके स्कंदन को करने के लिए विद्युत अपघट्य की कम मात्रा भी काफी है। विद्युत अपघट्य की कम मात्रा भी काफी है। टिंडल प्रभाव हमें द्रव स्नेही में कम दिखता है और द्रव विरोधी में ज्यादा दिखता है। इसको हम आगे समझेंगे, टिंडल प्रभाव जब पढ़ लेंगे कि ऐसा क्यों होता है। वैद्युत क्षेत्र में गमन की बात करूं तो जिसपे आवेश है तो वो निर्धारित रूप से या तो धन आवेश होगा तो कैथोड की तरफ, ऋण आवेश होगा तो एनोड की तरफ गति करेगा। तो इनमें तो गति होनी होनी है क्योंकि आवेश पाया जाता, भी पीछे समझाता। यहां पे आवेश हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। आवेश हुआ तो गति होगी, आवेश नहीं हुआ तो गति नहीं होगी। यानी यहां पे कुछ कहा नहीं जा सकता है, कुछ कहा नहीं जा सकता है। और ये उदाहरण वाली बात जरूरी है कि ज्यादातर जो कार्बनिक होते हैं, कार्बनिक वाले वो होते हैं द्रव स्नेही, और जो अकार्बनिक होते हैं वो होते हैं द्रव विरोधी। ये ध्यान रखना, जैसे सल्फर का सॉल्ट है, सोने का, स्वर्ण का सॉल्ट है, गोल्ड का या चांदी का सॉल्ट है, फेरिक हाइड्रोक्साइड का सॉल्ट है, जितने भी अकार्बनिक सॉल्ट है वो मुख्यतः कैसे होंगे? द्रव विरोधी, द्रव विरोधी। लेकिन जो कार्बनिक सॉल्ट है जैसे जिलेटिन, स्टार्च, गोंद, एल्ब्यूमिन, सेल्यूलोज, ये सब कैसे होंगे? द्रव स्नेही, द्रव स्नेही। अगला वर्गीकरण आता है उनके आकार के आधार पर। आकार में क्या हो सकता है? देखो तीन बातें हो सकती हैं। पहली बात यह होती है कि कण है, वो कण जैसे किसी बहुलक का कण है, किसी प्रोटीन का कण है, ये बहुत बड़े बड़े अणु होते हैं, तो वो कण पहले से इतना बड़ा है कि वो कोलाइडी विलियन के आकार का है, यानी कि उसका आकार पहले से 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच में। ये पहला तरीका हुआ। दूसरा क्या हो सकता है? कण छोटा है, लेकिन वो छोटा कण मिल मिलके कई सारे छोटे कण मिलके परमानेंटली चिपक गए, परमानेंटली चिपक गए। अब उनको अलग नहीं कर सकता और वो चिपक के बन गए कोलाइडी कण। ये दूसरा हो सकता है। तीसरा होता है जहां पे कण छोटे हैं, फिर से छोटे हैं, वो चिपक भी गए, लेकिन वो चिपके किस वजह से? किसी सांद्रता की वजह से। उनको अलग करना भी संभव है, यानी वो परमानेंटली नहीं चिपके, टेम्परेली चिपके, अस्थायी रूप से चिपके। तो चिपक के हमें दो कंडीशन दिखेंगी, या तो वो चिपक गए तो अलग नहीं होंगे, या वो किसी वजह से चिपके, उस वजह को हटाते हुए वापस से अलग हो जाएंगे। तो इस आधार पर 3 वर्गीकरण है। बहुआण्विक मतलब साफ दिख रहा है, जिसमें बहुत सारे अणु जुड़ के बनाएंगे एक बड़ा कोलाइडी कण। छोटे अणु या परमाणुओं की अधिक संख्या में मिलने से होता है। ज्यादातर अकार्बनिक हमारे पास ऐसे ही होते हैं। ज्यादातर अकार्बनिक यानी जितने द्रव विरोधी होते हैं वो ज्यादातर बहुआण्विक होते हैं। वृहद आणविक यानी अणु पहले से ही इतना बड़ा है, अणु पहले से इतना बड़ा है कि वो कोलाइडी आकार का है, कोलाइडी आकार का है। तो ज्यादातर कार्बनिक जैसे कि स्टार्च, सेल्यूलोज, प्रोटीन, जिलेटिन, ज्यादातर कार्बनिक वाले यानी द्रव स्नेही वाले कैसे होंगे? वृहद आणविक होंगे।
और तीसरे आते हैं मिशेल या संगुणित। संगुणित में क्या हुआ कि एक छोटा कण था, तुमने सांद्रता बढ़ा दी, यानी उन कणों के मान को बढ़ा दिया। अब सांद्रता बढ़ गई तो उनको जगह नहीं मिल पा रही, जगह नहीं मिल पा रही है, जिस वजह से वो जगह ना मिल पाने की वजह से वो जुड़ के बड़ा कण बना ले। लेकिन जैसे तुमने उनकी तनुता बढ़ाई, उनको जगह दी, वो वापस से टूट गए। तो ऐसे कण जो सामान्य सांद्रता पे वास्तविक विलयन की तरह होते हैं, लेकिन सांद्रता बढ़ाने पे कोलाइडी विलयन बना लेते हैं, उन्हें हम बोलते हैं संगुणित या मिशेल। संगुणित या मिशेल, जैसे साबुन, अपमार्जक यानी डिटर्जेंट, ये सब। तो ये हमारे पास 3 प्रकार के कोलाइडी कण होते हैं, कोलाइडी कण होते हैं। और मिशेल के लिए हम 2 चीजें पढ़ते हैं, एक पढ़ते हैं क्रांतिक मिशेल सांद्रता, और दूसरा पढ़ते हैं क्राफ्ट तापमान। क्राफ्ट तापमान संगुणित कोलाइड के लिए। इसको बोलते हैं CMC, क्रिटिकल मिशेल टेम्परेचर, क्रिटिकल मिशेल कंसेंट्रेशन। अब इसमें क्या है कि जो मिशेल का निर्माण है वो एक न्यूनतम ताप पे हो सकता है, सही बात है ना। एक न्यूनतम ताप एक न्यूनतम सांद्रता पे होती है। तो वो न्यूनतम सांद्रता जिससे या जिस पर विलय के कण संगुणित होके कोलाइड बना सके या संगुणित हो सके, इस न्यूनतम सांद्रता को कहा जाता है, क्या कहा जाता है इस न्यूनतम सांद्रता को? क्रांतिक मिशेल सांद्रता। यानी यदि मेरे पास साबुन है तो ऐसा नहीं कि वो हर सांद्रता पे झाग बना देगा। उस साबुन को तुम बहुत सारे पानी में घोल दो तो झाग नहीं मिलेगा। झाग कब मिलेगा? जब उसकी सांद्रता एक न्यूनतम सांद्रता से ज्यादा हो, तभी वो कण आपस में जुड़ के मिशेल बना पाएंगे, मिशेल बना पाएंगे। और उसके लिए एक न्यूनतम ताप भी चाहिए, उसके लिए हमें एक न्यूनतम ताप भी चाहिए। तो वो न्यूनतम तापमान जिस पर संगुणित कोलाइड बन सके, संगुणित कोलाइड बन सके, इस न्यूनतम तापमान को बोलते हैं क्राफ्ट का तापमान। क्या बोलते हैं? क्राफ्ट का तापमान या क्राफ्ट तापमान। आगे बच्चों समझेंगे कि हम जो द्रव विरोधी कोलाइड है उनको कैसे कैसे बना सकते हैं। तो बनाने की कुछ भौतिक विधियां हैं, कुछ रासायनिक विधियां हैं। भौतिक विधि क्या है? सबसे पहली और सबसे महत्वपूर्ण विधि है वैद्युत परिक्षेपण विधि, जिसे हम बोलते हैं ब्रेडिक आर्क विधि। आर्क क्या होता है? जैसे देखा ना चिंगारी, आसमान में बिजली चमकी तो वो एक आर्क जैसी दिखती है, चिंगारी चमकती हुई दिखती है, उसको बोलते हैं वैद्युत आर्क। अब किया क्या, ये मुख्यतः उन धातुओं के लिए लेते हैं जैसे सोना हो गया, चांदी हो गया, प्लैटिनम हो गया, जो हमारे अक्रिय धातु हैं, मुख्यतः उनके लिए उपयोग में लाया जाता है। जो हमारे कैसे धातु हैं? अक्रिय धातु। तो ये वाली विधि हम मुख्यतः उनके लिए उपयोग में लाते हैं। करेंगे क्या यहां पे? जिस भी धातु का हमें कोलाइडी विलयन बनाना है, उस धातु की छड़ ले ली, छड़ लेके बीच में लगा दिया वोल्टेज। क्या लगा दिया? वोल्टेज, बहुत ही उच्च वोल्टेज। अब ये उच्च वोल्टेज जब पानी के अंदर है, हमारे डीएम के अंदर है, तो ये चिंगारी उत्पन्न करेगा। जैसे 2 छड़ को ले लो, पास में चिपका दो तो चिंगारी निकलती, वैसे ही यहां पे भी वैद्युत चिंगारी निकलेगी। क्योंकि वोल्टेज बहुत उच्च है तो चिंगारी भी बहुत उच्च है। इस चिंगारी को ही बोलते हैं वैद्युत आर्क। क्या बोलते हैं? वैद्युत आर्क। अब ये चिंगारी जो है इसका तापमान बहुत ज्यादा होगा क्योंकि बहुत सारी ऊर्जा आ रही है यहां पे। तो ये इतना ज्यादा तापमान होता है कि जो ये धातु की छड़ है इसका वाष्पीकरण कर देती है। इसका क्या कर देती है? वाष्पीकरण। तो यहां से धातु की छड़ का वाष्पीकरण हो जाएगा, यानी वो गैसीय अवस्था में कण आ जाएंगे। कैसे कण आ जाएंगे? गैसीय अवस्था में। लेकिन जैसे ही वो कण गैस बनके अगल बगल के माध्यम में आएंगे तो माध्यम ठंडा कर रखा, माध्यम को कैसा कर रखा? ठंडा कर रखा, बर्फ मिला रखी है।
तो वो ठंडा माध्यम उनको वापस से द्रवीकरण कर देगा। क्या कर देगा? द्रवीकरण। और वो कण आपस में चिपक के इसी माध्यम में घुल जाएंगे, इसी माध्यम में कोलाइडी विलयन बना लेंगे। तो यहां हमें धातु का एक बहुआण्विक कोलाइडी विलयन मिल जाता है। किन धातुओं का? अक्रिय धातुओं का। इस विधि को बोलते हैं ब्रेडिक आर्क विधि। ब्रेडिक आर्क विधि। अगली विधि को बोलते हैं बच्चों पेप्टीकरण। अगली विधि को क्या बोलते हैं? पेप्टीकरण। इसमें हम क्या करते हैं? इसमें हम एक ताजा अवक्षेप लेते हैं, ताजा अवक्षेप लेते हैं, इसको डीएम के साथ मिलाते हैं। क्योंकि जो ताजा तरोजा अवक्षेप बना होगा, बासी नहीं लेना, यहां पे कैसा लेना? ताजा वाला लेना, क्योंकि उसके पास आयंस होंगे। तो जो ताजा तरोजा अवक्षेप बना होगा उसमें मिलाया डीएम और एक उसमें मिलाया पेप्टाइजिंग, पेप्टीकरण करने वाला अभिकारक, पेप्टीकरण अभिकारक। या पेप्टीकारक भी बोल सकते हैं, पेप्टीकारक। तो ये तीन मिलाया और तीनों को मिलाकर उसे हिला दिया गया, शेक कर दिया गया। तो उससे क्या होगा? पेप्टीकरण अभिकारक का काम ही है डीएम और डीपी को मिलाना, डीएम और डीपी को आपस में मिलाना। तो एक ताजे अवक्षेप को एक विशिष्ट डीएम के साथ और एक विशिष्ट अभिकारक के साथ मिला के कोलाइडी विलयन बनाने की विधि को ही कहा जाता है पेप्टीकरण। परिभाषा भी याद रखना, एक ताजा अवक्षेप को एक विशिष्ट डीएम और विशिष्ट पेप्टीकारक के साथ मिला के वापस से कोलाइडी विलयन बनाने की प्रक्रिया को कहा जाता है पेप्टीकरण। जैसे एजीआई का अवक्षेप लिया, इसको AgNO3 के साथ मिला के शेक कर दिया गया, तो ये हमें AgI का कोलाइडी विलयन दे देगा। AgI को KI के साथ मिला के भी AgI का कोलाइडी विलयन बनेगा। अभी आगे समझेंगे, यहां पे धन आवेश आ रहा है, यहां पे ऋण आवेश आ रहा है। फेरिक हाइड्रोक्साइड को भी हम मिला के फेरिक हाइड्रोक्साइड सॉल्व बना सकते हैं। तो किसी भी ताजा अवक्षेप को लेके मुख्यतः हम द्रव विरोधी सॉल्व बना सकते हैं पेप्टीकरण विधि के द्वारा, पेप्टीकरण विधि के द्वारा। अगली विधि आती है जिसमें हम कहते हैं कोलाइडी विलयन का शुद्धिकरण। कोलाइडी विलयन को बना तो लिया, अब शुद्ध कैसे करेंगे? तो शुद्ध करने की पहली विधि जिसे बोलते हैं अपोहन या डायलिसिस। आप लोगों ने सुना होगा, ये एक मेडिकल टर्म भी होता है जब रक्त की सफाई के लिए डायलिसिस करवाते हैं लोग। तो डायलिसिस का काम वैसा ही यहां भी, यहां पे हम ले लेते हैं एक अर्धपारगम्य झिल्ली, एक अर्धपारगम्य झिल्ली जिससे कोलाइडी विलयन आर पार नहीं जा सकते, लेकिन जो वास्तविक विलयन है, जो हमारे पास क्रिस्टलॉइड है, वो आर पार जा सकते हैं। यहां से हमने डीएम को अंदर बहाया और वो डीएम बहता बहता यहां से बाहर निकलेगा, वो डीएम बहता बहता यहां से बाहर निकलेगा। अब कोलाइडी विलयन में मुख्यतः जो अशुद्धियां होती हैं वो क्रिस्टलॉइड होती है, यानी छोटे आकार की होती है। अशुद्धियां कैसी होंगी? छोटे आकार की। तो उन छोटे आकार की अशुद्धियां जब पानी का बहाव होगा तो उस तेज बहाव के साथ वो तो बहते बहते बाहर आ जाएंगी, लेकिन जो कोलाइडी कण है वो अंदर रह जाएंगे, जो कोलाइडी कण है वो अंदर रह जाएंगे और कोलाइडी हमें विलयन शुद्ध होके मिलेगा। कोलाइडी विलयन कैसे मिल जाएगा? शुद्ध होके। ये ध्यान रखना कि यदि हमने अपोहन को ज्यादा देर कर दिया, यदि हमने अपोहन को ज्यादा देर कर दिया तो वो स्कंदन करा देगा। क्या करा देगा? स्कंदन करा देगा। इसको भी आगे समझेंगे क्यों करा देगा, क्योंकि वो कोलाइडी विलयन से आवेश खींच लेगा, कोलाइडी विलयन से आवेश को भी खींच लेगा और आवेश को खींच लिया तो वो वहां से जुड़ के स्कंदन करने लग जाएंगे। इसी अपोहन की विधि को हम बढ़ा सकते हैं, इसी अपोहन की गति को हम बढ़ा सकते हैं वहां पे वैद्युत क्षेत्र लगा के, क्योंकि जो आयन की अशुद्धियां हैं वो इस वैद्युत क्षेत्र से आकर्षित होंगी। धनात्मक कैथोड की तरफ आकर्षित होगा, ऋणात्मक एनोड की तरफ आकर्षित होगा और अशुद्धियों को बाहर आने को गति मिल जाएगी। तो वैद्युत क्षेत्र लगा के हम अपोहन की गति को बढ़ा सकते हैं, क्योंकि अपोहन एक धीमी प्रक्रिया है। अपोहन कैसी प्रक्रिया है? धीमी प्रक्रिया है। तो यदि हम बात करें अपोहन की ही कॉमन बात, तो पहली बात क्या है कि अपोहन एक अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा विसरण की सहायता से क्रिस्टलाइड को कोलाइडी कणों से अलग करता है। सैद्धांतिक आधार ये कोलाइडी कण चर्मपत्र या अर्धपारगम्य झिल्ली को पार नहीं कर पाते हैं, लेकिन विद्युत अपघट्य या अशुद्धियों के आयन पार कर जाते हैं, अशुद्धियों के आयन पार कर जाते हैं।
अगली बात, अशुद्धियां धीरे धीरे पात्र से विस्तृत हो जाती हैं और शुद्ध कोलाइडी विलयन प्राप्त होता है। अगली बात, अपोहन में प्रयुक्त विशुद्ध जल को लगातार प्रवाहित करते जाते हैं, अन्यथा इसमें उपस्थित क्रिस्टलोइड का पुनः पात्र में विस्तृत हो सकते हैं। यानी ऐसा नहीं कि मैंने डीएम को बहाया और अशुद्धियां बाहर आ गई, उनको बाहर आने था, उस विलयन को वहां से हटाना भी है, वरना हो सकता है वापस से झिल्ली के अंदर चले जाएं। यानी कि यहां पे जो डीएम आ रहा है ये लगातार यहां से बाहर बहाया जाएगा, वरना धीरे धीरे यहां से क्रिस्टलॉइड अंदर भी जा सकते हैं, धीरे धीरे क्रिस्टलॉइड अंदर भी जा सकते हैं। तो इस प्रकार से हम अपोहन और वैद्युत अपोहन की मदद से कोलाइडी विलयन का शुद्धिकरण कर सकते हैं, कोलाइडी विलयन का शुद्धिकरण कर सकते हैं। अब बच्चों समझेंगे कोलाइडी विलयन के गुणधर्मों को। क्या समझेंगे? कोलाइडी विलयन के गुणधर्म कि कौन कौन से गुणधर्म हमें यहां देखने को मिलते हैं, जैसे अणु संख्यक गुणधर्म, गतिज ऊर्जा या प्रकाशीय गुणधर्म या ब्राउनियन मोशन, और अतिरिक्त बातों को भी पढ़ेंगे यहां पे। बच्चों यदि मैं बात करूं सबसे पहले तो अणु संख्यक गुणधर्मों में ये ऐसे गुणधर्म होते हैं जो किसी पदार्थ में, किसी विलयन में कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं। सही बात है। अब यदि मैं समान द्रव्यमान का कोलाइडी और वास्तविक विलयन ले लूं तो कोलाइडी विलयन बड़े आकार के, तो वहां पे कणों का आकार बड़ा है, इस वजह से संख्या कम होगी, और कणों की संख्या कम होगी तो इस संख्या पे आधारित गुणधर्म भी हमें कम देखने को मिलेंगे। तो वास्तविक विलयन की तुलना में कोलाइडी विलयन में अणु संख्यक गुणधर्म जैसे वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन या फिर हिमांक का अवनमन या क्वथनांक का उन्नयन, ये सारे गुण हमें कम देखने को मिलते हैं। दूसरा आता है प्रकाशीय गुणधर्म, जिसमें हम टिंडल प्रभाव पढ़ते हैं। यह क्या होता है? यदि मैं प्रकाश की बात करूं, यदि मैं दृश्य प्रकाश की बात करूं तो दृश्य प्रकाश की जो तरंग दैर्ध्य है वो तरंग दैर्ध्य 4000 एंगस्ट्रॉम से लगभग 7000 एंगस्ट्रॉम तक होती है, या 400 से 700 नैनोमीटर होगी। 400 से 700 नैनोमीटर या लगभग कई बार 800 नैनोमीटर भी बोलते हैं। तो ये जो रेंज है ये कोलाइडी विलयनों के आकार के बीच में आता है। कोलाइडी विलयन 1 से 1000 होते हैं, और प्रकाश की ये अच्छी बात होती है, ये अच्छा गुणधर्म होता है कि प्रकाश यदि किसी ऐसे कण से मिले जिसका व्यास प्रकाश की तरंग दैर्ध्य के आसपास है, तो प्रकाश उस कण से टकरा के अपनी दिशा को बदल सकता है। इसे बोलते हैं बेंडिंग ऑफ लाइट, बेंडिंग ऑफ लाइट। तो कोलाइडी विलयनों से जब प्रकाश पार होगा तो कोलाइडी विलयनों से टकरा के वो प्रकाश इधर उधर वितरित हो जाएगा, और प्रकाश के इसी विचलन को कहते हैं टिंडल प्रभाव। क्या कहते हैं? टिंडल प्रभाव। तो टिंडल प्रभाव भी क्योंकि हमें दृश्य प्रकाश कोलाइडी विलयन के आसपास मिलता है, तो कोलाइडी विलयनों में सबसे अच्छा टिंडल प्रभाव देखने को मिलेगा। निलंबन का आकार बड़ा है तो वहां पे भी टिंडल प्रभाव नहीं मिल पाएगा, क्योंकि प्रकाश अपने से बड़े या छोटे कण से इंटरेक्ट नहीं करता है, सिर्फ अपने आसपास वाले कणों से ही इंटरेक्ट करेगा। तो टिंडल प्रभाव के लिए क्या होना चाहिए कि जो परिक्षिप्त कण है, यानी कि जो डीपी है हमारा, उसका व्यास प्रकाश की तरंग दैर्ध्य से बहुत कम या बहुत अधिक नहीं होना चाहिए, बहुत कम या बहुत अधिक नहीं होना चाहिए। और डीपी और डीएम के जो अपवर्तनांक होते हैं, जो प्रकाशीय घनत्व होता है, उसमें बहुत ज्यादा अंतर होना चाहिए, बहुत ज्यादा अंतर होना चाहिए। तो ये दो शर्तें हैं हमें वहां पे प्रकाशीय गुणधर्म या टिंडल प्रभाव मिलने के। अगली यदि बात करें तो ये हमारे रॉबर्ट ब्राउन ने देखा था कि जो कोलाइडी कण है वो किसी भी गिवन समय पे किसी भी अलग दिशा में गति करते हुए दिखाई देते हैं। इस गति को कहते हैं ब्राउनियन गति। क्या कहते हैं? ब्राउनियन गति। यानी कि कोलाइडी कणों के पास कमरे के ताप पे भी उस तापमान की वजह से गतिज ऊर्जा होती है। क्या होती है? गतिज ऊर्जा। तो ब्राउनियन गति कोलाइडी कणों का किसी भी रैंडम दिशा में गति को कहा जाता है। अब बात करेंगे सबसे महत्वपूर्ण गुणधर्म जिसे बोलते हैं कोलाइडी कणों पे आवेश की। तो जैसा कि हमने जाना समझा कि जो द्रव विरोधी कोलाइड होते हैं उन पे आवेश होना अनिवार्य है उनके स्थायित्व के लिए। अगर आवेश को मैं खत्म कर दूंगा तो वो आपस में जुड़ के स्कंदित हो जाएंगे। तो वो आवेश आता कैसे? तो ये माना जाता है कि वो आवेश आता है विशिष्ट अधिशोषण से, विशिष्ट अधिशोषण से। अब इस बात का क्या मतलब है? इस बात का मतलब यह है कि जैसे मान लो मैंने AgI का कोलाइडी विलयन बनाया,
AgI का कोलाइडी विलयन बनाया। अब Ag और I के कणों के बीच में रासायनिक बंध बन रहा है, इसका मतलब आकर्षण ज्यादा लग रहा है। इसका मतलब Ag और I के लिए एक दूसरे का आकर्षण ज्यादा है। तो यदि इस AgI के विलयन को कहीं से भी Ag या आयोडाइड आयन का कण मिल जाएगा तो ये उसको आकर्षण की वजह से अधिशोषित कर लेगा, यानी इस कण के अंदर विशिष्ट रूप से Ag या I आयन को अवशोषित या अधिशोषित करने की टेंडेंसी ज्यादा होगी बाकी किसी धनायन या ऋण आयन से। तो यदि Ag आयन मुझे आधिक्य में मिल गया तो ये Ag आयन को अधिशोषित करके बन जाएगा एक धनायन कोलाइड, और यदि I माइनस आधिक्य में मिल गया तो I माइनस को अवशोषित करके अधिशोषित करके बन जाएगा एक ऋण आयनित कोलाइड। तो कोलाइड पे जो आवेश आता है वो उसके किसी एक कण के लिए ज्यादा टेंडेंसी से, ज्यादा प्रेफरेंस से आता है। जैसे यहां पे देखो, अगर फेरिक हाइड्रोक्साइड का कोलाइड बनाया गया, फेरिक हाइड्रोक्साइड, तो इसके अंदर जो विशिष्ट अधिशोषण होगा वो या तो फेरिक आयनों का होगा या हाइड्रोक्साइड आयनों का होगा, बाकी किसी भी आयन के सापेक्ष में, बाकी किसी भी आयन की तुलना में आयरन या हाइड्रोक्साइड आयन को अधिशोषित करने की जो टेंडेंसी है वो ज्यादा होगी, वो ज्यादा होगी। तो जैसे कि यहां पर अगर मैं कुछ उदाहरण देखूं, या पहले यहीं पे एक उदाहरण देखते हैं, हमने पीछे देखा था कि यदि मैं AgNO3 और KI को मिला के AgI का कोलाइडल सॉल्व बना रहा हूं तो देखो दो बातें होंगी। यदि ये वाला आधिक्य में है, यदि AgNO3 मैंने आधिक्य में लिया तो विलयन बनने के बाद, कोलाइडी विलयन बनने के बाद भी Ag प्लस बच जाएगा, NO3 माइनस भी बचेगा लेकिन Ag प्लस बचेगा, और Ag प्लस के लिए ज्यादा टेंडेंसी है, I माइनस खत्म हो गया, इन्हीं दोनों आयनों के लिए यहां पे विशेष अधिशोषण होगा। तो यहां पे ये किसको अवशोषित करेगा, ये Ag प्लस के धन आयनों को अधिशोषित कर लेगा और बन जाएगा धन आयनित कोलाइड, धन आयन कोलाइड बन जाएगा। वही यदि मैंने KI को आधिक्य में लिया होता तो I माइनस बच जाता, I माइनस के लिए भी विशिष्ट अधिशोषण की टेंडेंसी है, तो वो I माइनस को अधिशोषित करके ऋण आयन वाला बन जाता। क्या बन जाता, ऋण आयन वाला बन जाता। तो अगर कुछ याद रखें, कुछ उदाहरण याद रखेंगे, सबसे पहले तो 3 उदाहरण याद रखो। कोई भी धातु का सॉल्व यदि नहीं कुछ बताया गया तो वो ऋण आवेशित होगा, कोई भी धातु के सल्फाइड का सॉल्व नहीं बताया गया वो ऋण आवेशित होगा, कोई भी धातु के हाइड्रोक्साइड का सॉल्व नहीं बताया गया तो वो धन आवेशित होगा। तो ये 3 उदाहरण है, धन आवेशित में धातु हाइड्रोक्साइड, ऋण आवेशित में धात्विक सल्फाइड और धातु। इसके अलावा क्षारीय रंजक पदार्थ जैसे मेथिलीन ब्लू सॉल्ट ये धन आवेशित है, अम्लीय माध्यम में प्रोटीन ये भी धन आवेशित है, रक्त ये भी कैसा है, धन आवेशित है, ये भी धन आवेशित है जिसमें हीमोग्लोबिन होता है। कुछ ऋण आवेशित में बात करें तो अम्लीय रंजक पदार्थ जैसे कॉन्गो रेड। अब यहां पे देखो क्षारीय रंजक हमारा धन आवेशित है, अम्लीय रंजक ऋण आवेशित, क्योंकि माध्यम बदल देने से भी जो आयनों का जो सांद्रता है वो बदल गई होगी, हो सकता है धन आवेश आधिक्य में हो सकता है ऋण आवेश आधिक्य में हो। और क्षारीय माध्यम में प्रोटीन, स्टार्च, गोल्ड, जिलेटिन ये सब भी कैसे होते हैं, हमारे ऋण आवेशित सॉल्ट। तो कुछ उदाहरण है धन आवेशित और ऋण आवेशित के। अगला बच्चों इसी आवेश का सेक्शन है जिसको बोलते हैं वैद्युत दोहरी परत। इसे कई बार हेल्महोल्ट्ज दोहरी परत भी कहते हैं। क्या कहते हैं, हेल्महोल्ट्ज दोहरी परत। होगा क्या, हम ये समझे कि ये कोलाइडी कण है, ये कोलाइडी कण है, इसने मान लो धन आवेश को अधिशोषित किया, धन आवेश को क्या कर लिया, अधिशोषित। अब ये धन आवेश क्या करेगा, जो इसके आसपास का विलयन है, जो माध्यम है, ये जो आसपास का माध्यम है, इस माध्यम से माइनस आवेश को, ऋण आवेश को अपनी तरफ बुलाएगा, आकर्षित करेगा। ये ऋण आवेश आगे के धन आवेश को अपनी तरफ आकर्षित करेगा और ऐसे करके कई सारे आवेश की परत बनती चली जाएगी, ऐसे करके कई सारे आवेश की परत बनती चली जाएगी। अब देखो और सोचो खुद से कि यदि आवेश की परत बन गई तो जो पहली परत है ये तो क्योंकि बहुत ज्यादा आकर्षित है विलयन से, ये कोलाइडी कण से जुड़ी हुई है, तो ये परत ज्यादा आसानी से हिलेगी नहीं। तो पहली वाली जो परत है, पहली वाली ये जो परत बनी, इसको बोलते हैं स्थायी परत। क्या बोलते हैं, स्थायी परत। लेकिन आगे वाली जो परत है वो हमारी गतिशील परत होती है। गतिशील क्यों, क्योंकि विलयन के साथ थोड़ा बहुत आगे पीछे मूव करेंगी, गति करेंगी।
अब वैद्युत दोहरी परत में हमने वैद्युत रसायन में भी समझा था, जहां भी दोहरी परत आएगी वहां एक संधारित्र जैसा निर्माण हो जाएगा और उसके बीच में एक विभव आएगा। तो यहां पे जो विभव आता है उसको बोलते हैं जीटा विभव, जीटा विभव। और इस परत को बोलते हैं हेल्महोल्ट्ज दोहरी परत, हेल्महोल्ट्ज दोहरी परत। तो विद्युत कोलाइडी सॉल्यूशन में आवेश आने की वजह से हमें हेल्महोल्ट्ज की दोहरी परत मिलती है। आधुनिक मत के अनुसार प्रथम परत दृढ़ता से जुड़ी होती है, इसे स्थायी परत कहते हैं। इसके अलावा की जितनी भी परत है उन्हें विस्तृत परत कहते हैं। विस्तृत परत कण की सतह पर ढीली होती है और आरोपित विद्युत क्षेत्र के अंतर्गत विपरीत दिशा में गति करेगी। विपरीत दिशा में इसलिए क्योंकि यदि ये प्लस माइनस है तो ये माइनस प्लस की परत बनी, तो विपरीत परत बनने के साथ विपरीत दिशा में गति करेगी। और विपरीत आवेशित विस्तृत परत में मध्य विभवांतर विद्युत गतिकीय जीटा विभव कहलाता है। क्या कहलाता है? विद्युत गतिकीय जीटा विभव कहलाता है। सिर्फ जीटा विभव भी कह सकते हो। तो ये बात हुई आवेश के बारे में। अब बात करें वैद्युत कण संचरण की। तो अब जितनी भी बातें वो आवेश से जुड़ी हुई हैं। अब सोचो कि यदि कोलाइडी विलयन ने धन आवेश को अधिशोषित कर लिया, धन आवेश को क्या किया? अधिशोषित। तो दो तीन बातें हैं। पहला, कोलाइडी कण पे धनावेश आ गया, कोलाइडी कण पे धनावेश आ गया क्योंकि माध्यम से उसने धन आवेश लिया है, तो माध्यम के पास धन आवेश की कमी हो गई, तो माध्यम ऋण आवेशित हो गया। यानी कि कोलाइडी कण पे जैसा भी आवेश आएगा माध्यम में उसका विपरीत आवेश होगा, माध्यम में उसका विपरीत आवेश होगा। दोनों आकर्षित कर रहे होंगे जिससे हेल्महोल्ट्ज दोहरी परत बनेगी। इतनी बात तो हुई। अब देखो, यदि मैं वैद्युत क्षेत्र लगा दूं, वैद्युत क्षेत्र, तो ये धन आवेश कैथोड की तरफ जाएगा या नहीं जाएगा? कैटायन हमेशा कैथोड की तरफ जाता है, तो धन आवेश जाएगा कैथोड की तरफ। और यदि मैं किसी तरह से कणों को एक मान लो अर्ध पारगम्य झिल्ली में रोक दूं, यहां बीच में एक झिल्ली लगा के कणों को रोक दूं, तो जो माध्यम है वो जाने लगे, लेकिन माध्यम किधर जाएगा? माध्यम जाएगा एनोड की तरफ, माध्यम जाएगा एनोड की तरफ। एनायन जो होता है वो एनोड की तरफ जाता है। तो यहां से मैं देख सकता हूं कि कोलाइडी कणों में तीन चीजों की गति समझ में आ रही है अभी तक जितना हमने पढ़ा। पहला हमने पढ़ा था अपोहन में, वैद्युत अपोहन में जो अशुद्धियां हैं वो गति करती हैं। दूसरा हम देख रहे हैं कि यदि मैंने डीपी पे आवेश आया तो वो कैथोड की तरफ जाएगा। और तीसरा हम ये देखें यदि डीपी को मैंने अर्ध पारगम्य झिल्ली लगा के रोक दिया तो वो एनोड की तरफ डीएम का दिशा दिखाएगा, एनोड की तरफ माध्यम ही उठने लगेगा, माध्यम जाने लगेगा। तो इसमें तीन प्रकार के संकरण पड़ते हैं, वैद्युत कण संचरण और वैद्युत परासरण, और पीछे हमने पढ़ा था वैद्युत अपोहन। तीनों में एक समान बात यह है कि वैद्युत क्षेत्र के प्रेजेंस में, वैद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में यदि किसी चीज की हम गति को समझ रहे हैं तो उसको हम यहां देख रहे हैं। अपोहन में अशुद्धियों की गति को देख रहे हैं, वैद्युत कण संचरण में हम डीपी यानी कि परिक्षिप्त अवस्था की गति देख रहे हैं, और वैद्युत परासरण में हम, वैद्युत परासरण में हम परिक्षिप्त माध्यम यानी कि डीएम के कणों की दिशा देख रहे हैं। तो यहां पे यदि मैं देखूं तो जब माध्यम एनोड की तरफ उठेगा तो वो उठता हुआ लेवल हमें दिखाई देगा। तो यदि माध्यम एनोड की तरफ जा रहा है तो हमें दिखेगा कि पूरा का पूरा माध्यम एनोड की तरफ उठ रहा है, यानी माध्यम पे माइनस का आवेश है, तो कणों का आवेश निकाला जा सकता है धनावेश। तो वैद्युत परासरण की मदद से हम कणों का आवेश भी निर्धारित कर सकते हैं। तो तीन गति समझ में आई, वैद्युत अपोहन में अशुद्धियां, वैद्युत कण संचरण में डीपी, और वैद्युत परासरण में डीएम, वैद्युत परासरण में डीएम। ये तीन हमारी गति है। अगला बात करो स्कंदन या अवक्षेपण। तो इसमें क्या होगा कि जो कणों पे आवेश आया है, सब पे मान लेते धन आवेश आया, कणों पे कैसा आवेश अधिशोषित हुआ? धन आवेश। जिस धन आवेश के प्रतिकर्षण की वजह से, प्रतिकर्षण की वजह से ये आपस में जुड़ नहीं रहे और ये पूरे विलयन में बने हुए, यानी कोलाइडी विलयन स्थायी इस आवेश की वजह से ही होता है। तो ध्यान रखना, कोलाइडी विलयन जो स्थायी होगा वो इसी आवेश की वजह से स्थायी होगा। बट यदि मैंने ये आवेश हटा दिया तो द्रव विरोधी सॉल आपस में पास आना चाहिए, क्योंकि द्रव से विरोधी है, ये डीएम से दूर जाना चाहते हैं। तो जैसे ही ये पास आएंगे, पास आके ये एक बड़ा सा कण बना लेंगे, निलंबन का कण बना सकते हैं। तो ये कण
बार बार पास आएंगे, एक बड़ा सा कण बना लेंगे, अब इस पे गुरुत्वाकर्षण काम करेगा और इसको नीचे बैठा देगा, इसको नीचे बैठा देगा, और इसी प्रक्रिया को बोलते हैं स्कंदन। अब हमने एक अवक्षेपन पढ़ा है, प्रेसिपिटेशन, दोनों में अंतर है। अवक्षेपन में क्या होता है, हम रासायनिक क्रिया करके उसको बाहर निकालते हैं। जैसे AgNO3 अलग यौगिक है, Ki या KCl अलग यौगिक है, दोनों को मिलाया तो जिस यौगिक का अवक्षेपन हुआ AgCl वो अलग है। यानी अलग अलग यौगिकों को किसी अलग ही यौगिक रूप में बाहर निकाले। तो जब हम रासायनिक क्रिया करके बाहर निकालते हैं तो उसको बोलते हैं अवक्षेपण या प्रेसिपिटेशन। लेकिन जब हम भौतिक क्रिया करके बाहर निकाले, यहां पे कणों का जो प्रकृति है वो नहीं बदल रही है, जो कोलाइडी कण अंदर था वही कोलाइडी कण उसी रूप में बाहर आ रहा है, कोई भी यहां पे रासायनिक प्रकृति नहीं बदल रही है। तो जब किसी भौतिक प्रकृति या भौतिक प्रक्रिया से बाहर निकालते हैं तो उसको बोलते हैं स्कंदन, जो हम कोलाइडी विलयन के लिए पढ़ते हैं कि स्कंदन होता है। इसी को हम कोएगुलेशन या फ्लोक्यूलेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोएगुलेशन या फ्लोक्यूलेशन। अब स्कंदन करने का सीधे सा तरीका दिख रहा है, स्कंदन करने का हमें सीधे सा तरीका दिख रहा है कि इन आवेश को हटाना है। ये आवेश आया कैसे, ये समझ जाओगे तो हटाना समझ में आ जाएगा कि आवेश आया कैसे था। ये आवेश आया था धनावेश के अधिशोषण से। तो यदि मैं इसका अधिशोषण हुआ तो तापमान बढ़ा दूं, तापमान बढ़ाने से हमें समझ में आता है कि भौतिक अधिशोषण कम हो जाता है। तो यदि तापमान बढ़ा दूंगा तो कण अलग हो जाएंगे, अपने आप बाहर निकल जाएंगे गतिज ऊर्जा से और ये स्कंदित हो जाएगा। तो पहला क्या हो गया? उबालना, उबालना। दूसरा, मैं इसका अपोहन कराता हूं, डायलिसिस कराता हूं। तो डायलिसिस में यही हमने समझा था ना कि जो वैद्युत अपघट्य की अशुद्धियां होती हैं वो पानी के साथ या डीएम के साथ बहकर बाहर निकल जाती है। तो यदि मैं काफी देर तक डायलिसिस करा दूं, काफी देर तक अपोहन करा दूं, तो धीरे धीरे क्या होगा, वो माध्यम इन अधिशोषित कणों को भी बाहर निकालने लगेगा, इन आवेश के कणों को भी बाहर निकालने लगेगा और आवेश को भी अपने साथ बहा के ले जाएगा। इसीलिए वहां पे बोला था यदि मैं सतत अपोहन कर दूं, अपोहन को ज्यादा देर तक कर दूं, तो वहां भी स्कंदन हो जाएगा, वहां भी स्कंदन हो जाएगा। अगला तरीका क्या है? दो विपरीत आवेश सॉल्व को मिला दूं, दो विपरीत आवेश सॉल्व को मिला, जैसे दो बादल होते हैं, एक पे मान लो धन आवेश है, एक पे ऋण आवेश है, दोनों को मिला दिया तो दोनों एक दूसरे को उदासीन कर देंगे। और जैसे ही दोनों एक दूसरे को उदासीन करेंगे तो दोनों के कणों का एक साथ स्कंदन हो जाएगा। इसी को हम बोलते हैं बादल का फटना, जहां पे बहुत भारी मात्रा में जल सीधे पृथ्वी पे आ गिरता है। तो यहां पे भी हम एक दो विपरीत आवेश के सॉल्व को मिला के दोनों का स्कंदन एक साथ कर सकते हैं। वैद्युत कण संचरण द्वारा, इसमें क्या होगा, जब डीपी के कण वैद्युत क्षेत्र में गति करके कैथोड या एनोड पे जाएंगे तो वहां पहुंचेंगे और वहां पे जाके अपना अतिरिक्त आवेश दे देंगे और स्कंदित कर जाएंगे, अपना अतिरिक्त आवेश वहीं पे छोड़ देंगे और स्कंदित कर जाएंगे। और आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण है वैद्युत अपघट्य को मिला के, यानी हम यहां पे बाहर से कोई अपघट्य मिलाएंगे और वो अपघट्य का उदासीन, वो अपघट्य का विपरीत आवेश इसको उदासीन कर देगा। यानी कि एक धन आवेश को हमें स्कंदित करना है तो हम ऋण आवेश पे फोकस करेंगे और ऋण आवेश को स्कंदित करना है तो हम धन आवेश पे फोकस करेंगे। तो यहां पे यदि इसी से आता है हार्डी-शुल्ज का नियम। हार्डी-शुल्ज का नियम क्या कहता है कि यदि किसी विद्युत अपघट्य की बात की जाए तो उसकी स्कंदन शक्ति स्कंदन आयन की संयोजकता पर निर्भर करती है। पहली बात तो ये समझा कि हमें विपरीत आवेश चाहिए, सही बात है। धन आवेश के लिए ऋण आवेश और ऋण आवेशित कोलाइड के लिए धन आवेश। और जितना ज्यादा संयोजकता वाला आवेश मिले, मान लो मेरे पास धन आवेश है या ऋण आवेश मान लेता हूं, और यहां पे ये तीन मिलाए गए, एल्यूमिनियम, बेरियम और सोडियम। तो एल्यूमिनियम के पास तीन धनावेश है तो ये ज्यादा आसानी से उदासीन करेगा, यानी कि इसके स्कंदन करने की शक्ति ज्यादा हो जाएगी। कम मात्रा एल्यूमिनियम ही इसको उदासीन कर सकता है। तो स्कंदन शक्ति निर्भर करती है इसकी संयोजकता पे, इस पे आवेश कितना है। तो उस संयोजकता के बढ़ने से स्कंदन शक्ति बढ़ेगी और उसकी वजह से जो मात्रा है, जितना मात्रा की जरूरत है स्कंदन कराने के लिए, वो मात्रा कम हो जाएगी, जिसको हम स्कंदन नंबर या स्कंदन संख्या कहते हैं। तो हार्डी-शुल्ज का नियम हमें यही बताता है कि किस प्रकार के कोलाइड के लिए किस प्रकार का आवेश चाहिए और किस आवेश की शक्ति ज्यादा है, किस आवेश की शक्ति कम है। दो बातों का ध्यान रखना है। पहला यह कि आवेश विपरीत प्रकार का होना चाहिए, दूसरा यह कि आवेश की संयोजकता यदि ज्यादा है तो वो आसानी से स्कंदन करेगा। सही बात है, क्लियर सबको? चलो आगे बढ़ते हैं। यदि हम किसी चीज का स्कंदन कराए तो फिर हम उसका रक्षण भी करेंगे। क्या करेंगे? रक्षण। रक्षण कैसे करेंगे वो देखो। मान लो मेरे पास एक
स्वर्ण सॉल है, यानी कि गोल्ड का सॉल है जो द्रव विरोधी होता है। इसमें मैंने मिलाया NaCl, इसमें मैंने मिलाया NaCl जो वैद्युत अपघट्य है, ये ऋण आवेशित सॉल है। तो इस सॉल को ये NaCl जैसे से मिलाता जाऊंगा, इसको स्कंदित करा देगा थोड़ी देर में। लेकिन इसी NaCl को मिलाने से पहले मेरे पास इसी गोल्ड का सॉल था, यहां पे सोने के कण थे, और यहां पे मैंने मिला दिया एक द्रव स्नेही कोलाइड। क्या मिला दिया? NaCl को मिलाने से पहले मिला दिया द्रव स्नेही सॉल। तो द्रव स्नेही क्या करेगा, वो इसके ऊपर जाके एक परत चढ़ा देगा। हर सोने के कण पर तो हमें न्यूनतम मात्रा चाहिए होगी, वो इस पे एक परत चढ़ा देगा। अब मुझे पता है कि द्रव स्नेही का स्कंदन कर पाना मुश्किल है, क्योंकि वो द्रव से जुड़ा रहना चाहता है। तो यदि द्रव स्नेही का स्कंदन नहीं हो सकता आसानी से, तो वो NaCl मिलाने पे इस सोने का भी स्कंदन नहीं होना, क्योंकि जब ये दोनों आपस में जुड़ना नहीं चाहते, जब उसकी परत ही आपस में नहीं जुड़ना चाहती, तो उसके अंदर का कण तो आराम से स्थायी बैठा हुआ है। तो यहां पे ये द्रव स्नेही सॉल इसका रक्षा कर लेगा, इसकी रक्षा कर लेगा, इसीलिए इसको रक्षक सॉल भी कहते हैं। रक्षक सॉल भी हम द्रव स्नेही सॉल को कहते हैं। और इसी रक्षा करने की क्षमता को मापते हैं स्वर्ण संख्या से। तो स्वर्ण संख्या यह बताता है कि कोई भी गोल्ड को बचाने के लिए, किसी भी सॉल की रक्षा करने के लिए, वो द्रव स्नेही सॉल कितना ज्यादा प्रभावी है। अब इसको मापने के लिए कुछ नंबर्स हैं, उन नंबर्स पर ध्यान देना। पहली बार जो हम स्वर्ण का सॉल लेंगे वो कितना लेंगे, वो लेंगे हम 10 ml, 10 मिलीलीटर। उसके स्कंदन किससे बचाना है? NaCl से। कितना NaCl? 1 ml 10% NaCl। उसके लिए बचाने के लिए इतना सॉल था, इससे बचाना है, उसके लिए इसके कितने मिलीग्राम चाहिए होंगे, उस मात्रा को कहा जाता है स्वर्ण संख्या। कि किसी द्रव स्नेही सॉल के न्यूनतम कितने मिलीग्राम चाहिए 10 मिलीलीटर स्वर्ण सॉल को 1 ml 10% NaCl से बचाने के लिए। समझ में आई डेफिनेशन? देखो, किसी रक्षी कोलाइड की मिलीग्राम में वह मात्रा जो 10 ml मानक गोल्ड सॉल को 1 मिलीलीटर 10% NaCl विलयन मिलाने पे और वो छेपर या स्कंदन से बचा लेती है, इसी को हम रक्षी कोलाइड की क्या कहते हैं? स्वर्ण संख्या। तो 3 बातें याद रखनी है। मिलीग्राम में मात्रा, कितना सॉल लिया 10 ml, किससे बचा रहे 1 मिलीलीटर 10% NaCl विलयन से। अब यह भी देख लो कि यदि मैं स्वर्ण संख्या की बात करूं तो स्वर्ण संख्या जितनी ज्यादा होगी, यानी हमें उतना ज्यादा मात्रा चाहिए। तो रक्षा करना मुश्किल हो रहा है, आसान हो रहा है? अगर रक्षा करना आसान होगा तो कम मात्रा से काम चल जाएगा। यानी कि स्वर्ण संख्या जितनी ज्यादा होगी, उसकी रक्षण की शक्ति उतनी ही कम हो जाएगी, रक्षण की शक्ति उतनी ही कम हो जाएगी। तो इस बात का हमें ध्यान रखना है कि स्वर्ण संख्या हमें मात्रा दिखाती है। क्या दिखाती है? मात्रा। तो बच्चों अब कुछ प्रश्न देखेंगे इस अध्याय के पुनर्अभ्यास के लिए। किसी गैस के ठोस सतह पे अधिशोषण की मात्रा निर्भर करती है। अधिशोषण की मात्रा किस पर निर्भर करती है? ताप पे, दाब पर, प्रवृत्ति पे या सभी पे? तो ताप पर निर्भर करती है। ताप बढ़ाओगे गैस को गतिज ऊर्जा मिलेगी, वो बाहर चले जाएंगे, बिल्कुल। दाब पे करती है फ्रेंडलिस्ट समतापी, दाब लगाओगे तो गैस पास आएगी, ज्यादा अधिशोषण होगा, बिल्कुल। गैस की प्रवृत्ति पे करती है, आसानी से द्रवीकृत होने वाली गैस ज्यादा अवशोषित हो सकती है क्योंकि उसके आकर्षण ज्यादा है, यानी इस पे भी करती है, यानी कि इन सभी पे करेगी। तो इसका उत्तर चौथा ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भौतिक अधिशोषण किस कंडीशन पे अनुकूल होता है? उच्च ताप पर, निम्न ताप पे, कमरे के ताप पे या 100 डिग्री सेल्सियस पे? तो हमें पता है कि यदि मैं ताप बढ़ाऊंगा तो भौतिक बल ज्यादा प्रबल तो नहीं है, तो ताप बढ़ाने से जो कणों को गतिज ऊर्जा मिलती है उससे वो बाहर छूट के निकल जाते हैं। यानी कि यदि मुझे अधिक अधिशोषण चाहिए तो ताप कैसा होना चाहिए? निम्न। एक बार ये अध्याय समझ में आ गया
एक बार इस अध्याय की परिभाषाएं समझ में आ गई तो कुछ भी याद नहीं करना है, हर बात समझ समझ के उत्तर दिए जा सकते हैं। यहाँ पे जो प्रश्न आते हैं वो या तो परिभाषा के आते हैं जो हमने पीछे देख लिए, या इस प्रकार के बहुविकल्पी आते हैं, इसलिए हम यहाँ पे से बहुविकल्पी देंगे, वो वाले परिभाषा वाले पीछे हमने देखे। रासायनिक अधिशोषण का निम्न में से कौन सा गुण नहीं है? अधिशोषण अनुत्क्रमाणु में होती है, सही बात है, क्योंकि रासायनिक बंध बन गए तो अपने आप टूटेंगे नहीं। डेल्टा एच का मान 40 किलो जूल होता है, ये हमने पढ़ा था। 80 से 240, 40 नहीं होता, ज्यादा होता है। 40 तो हमारा भौतिक अधिशोषण होता है क्योंकि उसमें दुर्बल बंध लगते हैं। अधिशोषण विशिष्ट होता है, बिल्कुल सही बात, विशिष्ट भी होता है क्योंकि रासायनिक बंध बनना ही विशिष्ट है। अधिशोषण सतह का क्षेत्रफल बढ़ाने से बढ़ता जाता है, तो ये तो कोई सा भी अधिशोषण हो, भौतिक रासायनिक, जितना ज्यादा प्रश्न मिलेगा उतना ज्यादा मौका मिलेगा उसे अधिशोषित होने का, तो ये भी सही है। तो कौन सा गुण नहीं सही है? खा वाला सही नहीं है कि डेल्टा एच का मान 40 किलो जूल प्रति मोल होता है। चारकोल पे अधिशोषित गैस की मात्रा बढ़ती है ताप और दाब से। ताप से बढ़ती है, दाब से घटती है, दाब से और ताप से घटती है, कोई नहीं। तो अधिशोषित गैस की मात्रा हमेशा, किसी भी गैस का अधिशोषण कर रहे हैं तो वो हमेशा दाब बढ़ाने से बढ़ेगा और ताप बढ़ाने से घटेगा। अभी तक हम यही बात तो समझ रहे हैं। तो दाब से बढ़ेगा, ताप से घटेगा, यानी कि गा वाला उत्तर सही हो जाएगा, गा वाला उत्तर सही हो जाएगा। शोषण पद प्रयुक्त होता है। शोषण का मतलब क्या होता है? जहां पे अधि और अव दोनों हो, यानी कि अधिशोषण सतह वाला, अवशोषण सतह के अंदर वाला, दोनों एक साथ हो तो वहां पे बोलते हैं, छोनो नहीं, दोनों, दोनों एक साथ हो तो वहां पे बोलते हैं शोषण, यानी कि दोनों के लिए इसको उपयोग करते हैं। विशोषण का मतलब होता है उल्टा, यानी कि जो शोषित कण है वो सतह को छोड़ के वापस जाने लगते तो उसे बोलते हैं विशोषण। ठोस पे गैस की अधिशोषण की मात्रा निर्भर करती है प्रकृति पे, दाब पे, ताप पे, सभी पे। ये तो अभी हमने देखा है, सभी पे निर्भर कर जाएगी। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सा अधिशोषण के दौरान एक से अधिक परतों का निर्माण होता है? तो ये हमने समझा था कि उच्च दाब पे भौतिक अधिशोषण। उच्च दाब क्यों? यदि दाब कम है तो भौतिक अधिशोषण में एक ही परत बने, क्योंकि अभी कणों को पास आने का मौका नहीं मिल रहा है। लेकिन यदि दाब बढ़ गया, दाब को मैंने बढ़ा दिया, तो कण और ज्यादा पास आएंगे, और कण पास आएंगे तो एक परत के ऊपर दूसरे परत भी अधिशोषित होने लगेंगे। रासायनिक में हमने समझा था कि एक ही परत बनती है क्योंकि रासायनिक बंध विशिष्ट होते हैं। क्या होते हैं? विशिष्ट। बहुत आसान आसान प्रश्न। कोलाइडी विलयन में कितनी व्यवस्थाएं उपस्थित रहती है? सोचो और बताओ कितनी। एक होता है डीपी, एक होता है डीएम। कितनी होती है? दो। एक वो जिसका विसरण हो रहा है, एक वो जो विस्तृत हो रहा है। मक्खन एक कोलाइड है, ये बनता है, कैसे बनता है मक्खन? वसा जल में, या वसा वसा में, या जल वसा में। तो यहां पे याद करो ऑयल वाटर, वाटर ऑयल वाली बात है। तो बटर को या मक्खन को क्या तुम तनु कर सकते हो, डाइल्यूट कर सकते हो? नहीं ना। इसका मतलब वहां पे जल कैसा है? डीपी, और वसा कैसा है? डीएम, यानी जल वसा में परिक्षिप्त रहता है। ये उससे याद आएगा, देखो कुछ उदाहरण उसी से बात से याद आएगी कि यदि तुम किसी पायस को तनुता कर सकते हो तो वो हमारा हो गया वाटर इन, ऑयल इन वाटर। वाटर वहां पे डीएम है, लेकिन उसकी तनुता को नहीं बढ़ा सकते हो, तो इसका मतलब वहां पे जल डीपी में है, कणों के अंदर है, दूर है, इसलिए वहां पे जल को ऐड करके तनुता को बढ़ाया नहीं जा सकता है। तो जल वसा में परिक्षिप्त रहता है, किसमें? मक्खन में। दूध में तनुता कर सकते हैं तो वो ऑयल इन वाटर टाइप का, वसा जल में परिक्षिप्त रहती है। अधिशोषण में होता है डेल्टा एच, डेल्टा एस, डेल्टा जी, ये हमने देखा था। ये तीनों ही माइनस होते हैं, ये तीनों ही माइनस होते हैं। तो क्या एंट्रोपी में कमी आएगी? बिल्कुल आएगी। क्या एंथैल्पी में कमी आएगी? बिल्कुल आएगी। क्या टी डेल्टा एस, क्योंकि टी तो हमेशा धनात्मक होता है, तो क्या टी डेल्टा एस नेगेटिव होगा? बिल्कुल होगा, यानी कि उपरोक्त सभी, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न देखते हैं, अधिशोषण का कौन सा अभिलाक्षणिक गलत है? भौतिक अधिशोषण सामान्यतः ताप बढ़ाने से घटता है। बिल्कुल सही बात, ताप बढ़ाने से गतिज ऊर्जा मिलेगी, घट जाएगा। भौतिक अधिशोषण सामान्यतः ताप बढ़ाने से बढ़ता है। दोनों में से एक ही बात सही हो सकती है, गलत। भौतिक अधिशोषण उत्क्रमणीय है, बिल्कुल सही, रिवर्सिबल होता है। अधिशोषण का मतलब ही है सतह तक, यह भी सही।
तो गलत कौन सा है? खा वाला। कितना आसान प्रश्न, कितना आसान है। जब log x बटे m और log p के मध्य ग्राफ खींचा जाता है तो 45 डिग्री का कोण प्राप्त होता है तथा इसका अंतःखंड y अक्ष पे 0.3010, अतः 0.2 atm दाब पे अधिशोषक द्वारा अधिशोषित होने वाली गैस की मात्रा यानी x बटे m का मान निकालना है। तो एक आंकिक प्रश्न है फ्रेंडलिश समतापी पे। यहां पे हमने देखा था log x बटे m बराबर होगा log k प्लस 1 बटे n log p। तो log k था y अक्ष का अंतःखंड, ये हमें दिया हुआ है log k कितना दिया है? 0.3010। और क्या दिया हुआ है? 1 बटे n ढलान था और वो हमें 45 डिग्री का दिया है, यानी कि 1 बटे n tan 45 डिग्री यानी कि 1 हो जाएगा। तो यहां से आ जाएगा log x बटे m बराबर 0.3010 प्लस log 0.2। इसको मैं लिख सकता हूं log 2 प्लस log 0.2। log a प्लस log b बन जाएगा log ab, log 0.4 log x बटे m। तो यहां से log हटा देंगे, एंटी log लेके x बटे m कितना आ जाएगा? 0.4। तो ऐसे साधारण से आंकिक प्रश्न में हम हल कर सकते हैं यदि हमें फ्रेंडलिश समतापी का सूत्र याद हो। log x बटे m बराबर log k प्लस 1 बटे n log p। द्रव विरोधी कोलाइड कैसे होंगे? उत्क्रमणीय, अनुत्क्रमणीय, जल स्नेही, विलायक स्नेही। तो ये तीनों बात तो एक जैसी है कि यदि द्रव स्नेही है तो उसको बनाना और स्कंदित करना, बनाना स्कंदित करना बहुत आसान है, यानी उत्क्रमणीय है। वो द्रव स्नेही है तो जल स्नेही और विलायक स्नेही भी होगा। तो द्रव विरोधी कैसे होते हैं? अनुत्क्रमणीय। कैसे होते हैं? अनुत्क्रमणीय। क्योंकि ये एक बार यदि मैंने स्कंदित करा दिए तो दोबारा से मुझे बहुत विशेष विधियों की मदद से ही इसको बनाना पड़ेगा, बहुत विशेष विधियों की मदद से इसको बनाना पड़ेगा। जब FeOH होल थाइस के ताजा अवक्षेप को जल के साथ तनु HCl की कुछ बूंदों की उपस्थिति में उबाला जाता है तो एक जल आयोजित फेरिक ऑक्साइड सॉल्ट प्राप्त होता है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो किसी भी ताजा अवक्षेप से कोलाइडी विलयन बनाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? जी हां, बिल्कुल सही, पेप्टीकरण। अपोहन मतलब डायलिसिस, शुद्धिकरण। अल्ट्राफिल्ट्रीकरण शुद्धिकरण। विद्युत परिक्षेपण इलेक्ट्रिक कोएगुलेशन यानी कि स्कंदन। एक आयन की कोलाइडी विलयन को स्कंदित करने की क्षमता तो उसके आकार पे करेगी, आवेश पे करेगी, चिन्ह पे करेगी, या आवेश की मात्रा और चिन्ह दोनों पे। तो अभी हार्डी-शुल्ज के नियम में देखा था कि चिन्ह पे पहले करेगी कि धन आए तो ऋण चाहिए, ऋण है तो धन चाहिए, यानी विपरीत प्रकृति का। चिन्ह पे भी करेगी और मात्रा पे भी करेगी आवेश की। ज्यादा आवेश होगा तो ज्यादा आसानी से स्कंदित कर पाएगा, ज्यादा आवेश होगा तो ज्यादा आसानी से स्कंदित कर पाएगा। मिशेल में क्या होगा? समान कोलिडी विलयन से अधिक, कम या समान अणु संख्या गुणधर्म। तो मिशेल में हमें पता है कि कण जुड़ते हैं, कण जुड़ के बड़ा कण बनाते। तो जब कण जुड़ेंगे तो कणों की संख्या कम हो जाएगी, कणों की प्रभावी संख्या कम हो जाएगी, और यदि कणों की प्रभावी संख्या कम हो गई तो अणु संख्या गुणधर्म भी हमें कम मिलेंगे। सीधे बच्चों अभी जो पढ़ी बातें हैं उन्हीं से प्रश्न है, बहुत आसान है। प्रश्न देख के भी तुम आंसर बता सकते हो, प्रश्न देख के भी आंसर बता सकते हो। इस प्रश्न का आंसर खुद बताओ कि यदि SnO2 HCl में आधिक्य लिया गया तो कैसा कोलाइड होगा? पहले देखो सारे कोलाइड है SnCl4। अब SnCl4 का यदि कोलाइड है तो वो या तो Sn+4 चाहेगा या वो Cl- इन्हीं दोनों को चाहेगा अधिशोषित करना। आधिक्य में कौन है? HCl, यानी HCl आधिक्य में तो Cl- ज्यादा होगा। तो इन दोनों में से Cl- मिला ही नहीं मिला आधिक्य में, और Cl- यदि आधिक्य में मिल गया तो किसको अधिशोषित करेगा? वो अपने ऊपर Cl- अधिशोषित करेगा। क्या अधिशोषित करेगा? Cl- को अधिशोषित करके बना लेगा ऋण आवेशित सॉल, ऋण आवेशित सॉल। तो ध्यान रखना कि यदि कोई भी कोलाइडी विलयन है तो वो जो कण है वो अपने उपस्थित कणों में से ही किसी आवेश को अधिशोषित करना चाहेगा। निम्न से कौन सा आयन निम्नतम उर्णन मान, उर्णन मान का मतलब स्कंदन मान, स्कंदन मान क्या है कि हमें कितनी मात्रा चाहिए
स्कंदन कराने के लिए, यानी कि वो स्कंदन शक्ति से विपरीत होगा। कितनी मात्रा चाहिए स्कंदन कराने से? तो जितनी ज्यादा मात्रा होगी उतनी कम शक्ति होगी। तो -1, -2, -3, -4 सबसे ज्यादा शक्ति होगी इसमें। सबसे ज्यादा शक्ति इसमें होगी तो सबसे कम मात्रा चाहिए होगी इसकी। सबसे कम शक्ति होगी इसमें आवेश का में, तो सबसे ज्यादा मात्रा चाहिए होगी इसकी, यानी Cl- का स्कंदन मान अधिकतम होगा दिए गए विकल्पों में, और फेरोसाइनाइड आयन का स्कंदन मान न्यूनतम होगा। तो ध्यान रखना, मान पूछ रहे या शक्ति पूछ रहे हैं, तो मान इसका न्यूनतम होगा, मान इसका न्यूनतम होगा। अगला प्रश्न, जिलेटिन सॉल को अवक्षेपित करने में निम्न में से कौन सा अधिक प्रभावी? तो हमने पढ़ा था जिलेटिन कैसा होता है? ऋण आवेशित। जिलेटिन कैसा होगा? ऋण आवेशित। तो ऋण आवेशित अगर है तो हमें धन आवेश चाहिए, धन आवेश चाहिए हमें। धन आवेश में Na+, Al3+, यहां पे कोई आवेश नहीं मिलेगा। तो सबसे ज्यादा धनावेश किसमें मिल रहा है? Al3+, यानी सबसे ज्यादा प्रभावी कौन सा होगा? AlCl3। सबसे ज्यादा प्रभावी कौन सा होगा? AlCl3। अब ऐसा कोई प्रश्न आ जाए तो एनसीईआरटी पुस्तक में जितने उदाहरण है वो याद होना चाहिए कि कौन सा ऋण आवेशित है और कौन सा धन आवेशित है, कौन सा ऋण आवेशित है, कौन सा धन आवेशित है। ए, बी, सी और डी की स्वर्ण संख्या क्रमशः इतनी है, इनकी रक्षण क्षमता, तो अभी हमने समझा था कि जो रक्षण क्षमता है वो व्युत्क्रमानुपाती है स्वर्ण संख्या से। जितनी कम मात्रा चाहिए होगी उतना अच्छे से रक्षण करेगा। तो सबसे कम मात्रा चाहिए ये वाली, यानी बी की रक्षण क्षमता सबसे ज्यादा, उसके बाद ए, उसके बाद सी, और सबसे ज्यादा मात्रा चाहिए डी की। सबसे ज्यादा मात्रा चाहिए डी की, तो उसकी रक्षण क्षमता सबसे कम होगी, यानी करेक्ट विकल्प आ जाएगा BACD खा वाला, BACD खा वाला। तो बच्चों यहीं पे यह अध्याय अब हो जाता है समाप्त। इस अध्याय के साथ साथ मैं खुशी से कह सकता हूं कि आपका भौतिक रसायन समाप्त हो गया। अब बचेगा आपका कार्बनिक और अकार्बनिक रसायन, जिनको हम इसी तरह बहुत जल्दी बहुत ही रोचक तरह से संपूर्ण करेंगे। भौतिक रसायन के जितने भी अध्याय हैं सबके व्याख्यान नोट्स और अभ्यास पुस्तिका आपको PW ऐप पे मिल जाएगी। कोशिश करें कि लेक्चर देखने के आधे घंटे के अंदर ही अभ्यास पुस्तिका को हल कर लें, ताकि वो अध्याय आपका पक्का हो जाए और एग्जाम में उस अध्याय से कहीं भी किसी भी प्रकार के मार्क्स ना कट पाए। तो ऐसे ही पढ़ते रहें, धूम मचाते रहें, फिर मुलाकात होगी। ऑल द वेरी बेस्ट।